आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कभी तोड़ते हैं वो खंजर को अपने, कभी नब्ज़ बिस्मिल में दम देखते हैं। हमें चश्म बीना दिखाती है सब कुछ, वो अंधे हैं जो जामे जम देखते हैं। हमें दाग क्या कम है ये सरफराजी, कि शाहे दकन के कदम देखते हैं। बनाकर फकीरों का हम वेश गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो नमस्ते सारे खेल। फकीरी है आपकी शुरुआत में आज जो आपने झोला उठाया सुबह सुबह। तो सारे खेल देखने दिखाने के ही हैं, और जो अन्य हैं वो दिखाकर छिपाने और छिपाकर दिखाने के खेल हैं। पर सुनाकर सुनने और सुनकर सुनाने के खेल कम हैं, उनकी संख्या कम है। चुनाचे कोई एक ठेला ज़रूर है जो हर शनिवार को आता है, जिसका नाम है तीन ताल, और जिसमें अपन तीन लोग अपने अपने भीतर के जमूरों को बाहर निकालते हैं। उस्ताद कोई नहीं है, अप उस्तादो भव। तो सामईन हफ्ते भर से शोर मचा रहे थे। लीजिए सुन लीजिए तीन ताल का 58वां एपिसोड ताऊ बाबा और सरदार के साथ। जय हो जय हो जय हो। हाँ तो मेहरबान, कदरदान, गालीवान, थूकदान, नाकदान, पीकदान, कन्यादान, गोदान। बच्चे बैठ जाएं, बड़े पीछे खड़े हो जाएं। लीजिए बहुत देर से शोर मचा रहे थे। ये वाला रेफरेंस समझ गए होंगे, तीन ताली अजीज मियाँ वाला है। समझ वो लीजिए जो सुन अजीज लीजिए। मियाँ के प्यारे हैं वो समझे होंगे। पर जब आपने जमूरे की बात की तो मुझे लगा कि डेमोक्रेसी को सर जमूरियत कहते हैं ना। हाँ जमहूरियत है, उसमें वो हा भी है, लेकिन नहीं भी लगाएं तो चलता। हाँ हाँ हाँ। ये लेकिन बाबा जाड़ जड़िया का मौसम आ गया है, और यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग टुडे। वाह। आर यू अ विंटर पर्सन? नहीं, विंटर पसंद है, मतलब मौसम मुझे सारे पसंद हैं। मौसम की पसंद जो है एक बीमारी ऐसी चीज़ है। मैं अपने आप को मत्स्यावतार वाली श्रेणी में रखता हूँ। गर्मी मुझे कम लगती है गर्मी के मौसम में, और जाड़ा मुझे कम लगता है जाड़े के मौसम में। तो अक्सर जाड़े में टी शर्ट और घुटन्ना पहने हम घर में घूम रहे हो तो लोग कहते हैं आपको ठंड नहीं लग रही? तो किस मौसम को पसंद करें किसको नहीं, ये अपना हमने कभी तय नहीं किया। जैसे लोगों का होता है ना फेवरेट मौसम, हम 12 मास से सदा बहार के हैं, जिसमें खुशबू नहीं है लेकिन खिले हुए हैं। हाँ, कुछ कुसगुन जाड़े के हैं और कुछ कुसगुन गर्मी के हैं, और उन कुसगुनों से हम लोग हर बार चर्चा भी करते हैं। गर्मियों में गर्मी के कुसगुन और सगुन समझाए थे, इस बार जाड़े के समझाएंगे आप जब मौका देंगे। तो जो कुसगुन और मतलब जो अच्छी बातें या जो बुरी बातें हैं, एक अच्छी बात मुझे ऐसा लगता है आपको जाड़ों के बारे में शायद पसंद होगी, और बहुत चुनिंदा लोगों को पसंद होती हैं, वो है शॉल। हाँ। मुख्तलिफ किस्म के शॉल। तो मतलब हमारे पास जाड़े के स्कार्फ कोई 20-25, जाड़े के शॉल अनगिनत, सही संख्या का अंदाज़ा नहीं है, मफलर भी, और जाड़े की टोपियाँ, तरह तरह की कैप्स। और वो सेरेलियोन और ये साउथ अफ्रीका से शुरू होके, और जमैकन कैप बॉब मार्ली वाली, वहाँ से वो यात्रा शुरू होके, और पेशावरी कट, और जो काबुल से या कंधार से आई हुई टोपियाँ, बाज किस्म की निहायत गर्म, जिनको सर पे पहनने के बाद खोपड़ी खुजाना पड़ता है, और जाड़े में भी 15 दिन पहन पाते हैं। तो ऐसी बाज किस्म की टोपियाँ हैं। ताऊ, ये जो शॉल है ये जो दुशाला है उर्दू का, उसी से बना है क्या? शाला दुशाला। शाला जो है वो असल शब्द है, दुशाला तो जो डबल वाला होता है वो होगा। पर हम जब पतले थे तो हमको न सर्दी लगती थी न गर्मी लगती थी। जाड़े हो गए तो जाड़ा भी लगती है न गर्मी भी। वो लेकिन शाला से लोग कंफ्यूज ना हो, देखिए मधुशाला वाला शाला नहीं है, पाठशाला वाला शाला नहीं है, वो शाला अलग है। और ये शाला जो है ना, ये शाला कुछ अलग शाला है।
वो है शाला। मैं तन पर लाद रहता हूँ दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कभी मिलती नहीं अम्मा। क्या बात है। ये मुनव्वर राना का तो नहीं? नहीं वरना बाबा नहीं बोलते, क्या बात है। ये है दिनेश रघुवंशी का। वाह। ये एक और बात जो आप कह रहे थे जाड़े के बारे में, वो अवध में चलती है हमारे, और वो ये है कि लरिकन का हम छेड़ित नहीं, यानी बच्चों को मैं छेड़ती नहीं हूँ। जवान लागें गुरु भाई, और बुढ़वन का हम छोड़ित नहीं, चाहे कितना ओढ़े रजाई। नहीं, ऐसा होता भी है। गांव में सबसे ज्यादा तेरही जाड़े के मौसम में होती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये जाड़े के बारे में जो कहा गया है सोच समझ के कहा गया है। लेकिन अभी बहुत कंफ्यूजिंग है यार, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं हम। बिल्कुल एक हल्का सा 2 नंबर पे पंखा बंद कर दिया मैंने, जैसे रात में ठंड लगने लगी मैंने पंखा बंद कर दिया और एक पतला सा चादर ओढ़ के सो गया। बाद में उसको चेंज करके थोड़ा उससे मोटा लिया, सुबह तक में कंबल की नौबत आ गई थी। तो अजीब है ये। तो मैं राजस्थान की 2 दोहर मिला करके, दोहर होती हैं 2 चद्दरों को एक साथ सिल करके एक चद्दर बना दिया जाए, तो दोहर 2 मैंने मिला ली हैं अब, और आज रजाई निकाल के आया हूँ। तो और समझा दिया है जो हमारी मेड है कि भैया इसको ऐसे मिला करके और ऐसे बिस्तरे को ढाके ताकि बिस्तर भी ठंडा नहीं हो। और बिस्तर को बनाना जाड़े में एक काम है। गर्मी में कोई नहीं कहता कि मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगा बिस्तर में, अनलेस अनटिल वो कूलर के सामने की जगह हो। लेकिन जाड़े में सबसे बड़ा त्रास यही होता है कि आपने जिस बिस्तर को गरमाया है आधे घंटे लेट के, वहां पे फिर किसी और को सुलाया जाए और आप किसी ठंडे रजाई और गद्दे में घुसें और फिर उसको वार्म अप करें। ये काम मैं सर्दियों में अपने बिल्ले से करवाता हूँ। जहाँ मुझे सोना होता है पहले बिल्ले को वहाँ बैठा देता हूँ, रजाई ओढ़ के मस्त गर्म कर देता है, फिर उसको लात मार के भगा देता हूँ। लेकिन एक चीज़ है विंटर में मुझे जो पसंद है, एक तो मैं लेयर्स पहन सकता हूँ कपड़ों की, तो अपनी देह यष्टि को थोड़ा सा छिपाने में सफलता मिलती है। दूसरा, सर्दियाँ बहुत रंगीन होती हैं मेरे लिहाज से, क्योंकि मैं कई तरह के रंगों को लेयर्स की वजह से दर्शा सकता हूँ। मेरे कॉलर मरून हो सकते हैं, उसके ऊपर का जो स्वेटर है वो धानी रंग का हो सकता है, उसके ऊपर की जो सदरी है वो ऑफ वाइट हो सकती है, मफलर सतरंगी हो सकता है साथ में, और जूते अभी वो तो रह ही गए, वो भी रंगीन हो सकते हो। तो मल्टीपल कलर्स आप एक साथ पहन सकते हो। तो मेरे लिए सर्दियाँ डल देह यष्ट में फायदेमंद है। हमको और ताऊ को तो ये सोचना पड़ता है कि अब एक लेयर और चढ़ाए तो पेट और ज्यादा निकल के बाहर दिखने लगेगा। तो अलग अलग नवैया जाता है, ऐसे ऐसे जैकेट आते हैं उसमें कुछ सदरी में जाता है कि मैं जाड़ा नहीं हूँ, जाड़े में मैंने इतना ओढ़ रखा है कि जाड़ा लग रहा हो। मैं पाला नहीं हूँ, ये जाड़ा है। एकदम विशुद्ध जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं उनको बता दूं कि जाड़ा जो है उसका अर्थ मोटा भी होता है। देश के पश्चिमी हिस्से में खास करके गुजरात में, महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सों में मोटे को जाड़ा कहते हैं और बड़े को मोटा। हाँ, तो जाड़े के मौसम में रजाई से खुद को गर्म रखते हैं, और सियासत भी पता नहीं कैसे गर्म हो जाती है। दिसंबर आते हैं, चुनाव का मौसम आ जाता है नवंबर दिसंबर में कई तरह के। आज तो बहुत गर्म है, और आज बहुत गर्म है। मतलब आज हम लोग शुक्रवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज शर्म भी है। नहीं, ऐसी गर्म है जैसे डोसे का तवा हो। हाँ, छिट्टे मारो तो झन झन बज रहा है। मुझे लगा कि क्रिप्टो करेंसी पे कुछ बोलेंगे, मुझे नहीं था कि आंदोलन जीवियों को तोहफा देंगे। अच्छा, ये कुछ लोगों के शगल होते हैं। देखो, कुछ लोगों की बहुत खराब आदत होती है ना। बार बार कहते हैं अच्छा बताओ किस मुट्ठी में पैसा है ना, बच्चों के साथ खिलवाड़ करने की, और दोनों मुट्ठियों में नहीं होता है। और आखिर में जब लगता है कि अब बच्चों को यकीन हो गया है कि इसकी किसी मुट्ठी में नहीं है, तब धीरे से 1 रुपये का एक सिक्का एक मुट्ठी में ले आते हैं, और फिर कोई बच्चा जीत जाता है तो पूरा गेम चेंज होता है। अरे देखो था, बबलू को मिला, तुम सब पपलू खेलते रह गए। वही खेल हुआ। ये पिछले 5-6 बार से सब सामान्य मानविकी को संबोधित करने के लिए आते रहे सामने, और जो भी शब्द प्रस्फुटित हुए उनके मुखार बिंद से, वो ऐसा लगता था कि किसी पुराने भाषण का ही कोई अंश है जिसको पुनः प्रसारित कर दिया गया है। उसमें कुछ नवीनता नहीं थी, कोई नई जानकारी नहीं होती थी। या तो वो किसी पर्व त्योहार की बधाई दे रहे होते थे, या सुरक्षित रहने की बात कह रहे होते थे, समझा रहे होते थे कि हेलमेट पहन के रहना क्यों ज़रूरी है, इस तरह की चीज़ें। इस बार आज यही था कि अरे भेड़िया आया तो भेड़िया तो आता नहीं है। ऐसे सब लोग वैसे ही उदासीन भाव से।
आज और- सचमुच कुछ हो गया। लेकिन ये नवीनता वाली बात इस हिसाब से बताइए, और आइए आप दोनों से है, इस सरकार के बारे में एक ऐसी छवि सी बन गई कि ये सरकार अपने फैसलों से पीछे नहीं हटती, मजबूती से उनको बैक करती है। और वो वहाँ से शुरू हुआ जब राजनाथ सिंह ने कहा कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये सरकार अपने फैसले वापस लेने वाली सरकार नहीं है, अपने विजन के प्रति बहुत ही मुतमईन है, विश्वस्त है। आज 2014 के बाद से अब तक आज मैं कह रहा हूँ। मुतमईन हो गए। तो हाँ, ये है, मतलब ये नवीनता है। नहीं, लेकिन ये दूसरी बार हुए हैं। और इसके पहले भूमि अधिग्रहण कानून पे भी किसानों के ही प्रोटेस्ट के आगे सरकार झुकी थी और दोबारा भी किसानों के सामने ही झुकी है। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि नंगे पैर मिट्टी लपेटे अगर लोग सामने उतर आएंगे तो ये दंगल से विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन बाबा, लोग मिट्टी लपेट कर बहुत पहले से निकले थे, मतलब ऑलमोस्ट साल भर हो गया वो प्रोटेस्ट, जब सबसे ज्यादा भीड़ थी, जब आंदोलन सबसे शबाब पे था, तब ये वापस नहीं हुआ। हाँ, तब ये वापस नहीं हुआ। लेकिन आज जब ये वापस हुआ तो जो पहली चीज मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। देखो, मोदी ऐसा जी है, ने बाबा ये दो घोषणा गिना है। CAA में भी लाज रखो मोरी सुप्रीम कोर्ट, तो रख ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और लाज बच गई। उन्होंने कहा अभी लागू नहीं होगा, चल गया। किसान वाले में भी उन्होंने कह दिया था अभी लागू नहीं होगा, 2 साल तक मॉरिटोरियम टाइप का रहेगा, लागू नहीं कर सकते, बच गई थी। पर किसानों को क्या है कि किसानों को लगा बॉस डटे रहना है, और वो डटे रहे, जीत गए। हमको चिंता उसका नहीं है, हमको चिंता इस बात का है कि सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने कहा कि विदेशी ताकतें इस आंदोलन को चला रही हैं और इसकी फॉरेन फंडिंग हो रही है। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो देशद्रोही तत्व हैं, एंटी नेशनल हैं, देश के हितों के खिलाफ काम करने वाले तत्व हैं। उसके सामने मैं भारत के पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून पर सरकार के घुटने टेकने से मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। वो इसलिए नहीं कि किसान, बिल्कुल किसान, मैं बोलता रहा हूँ, किसानी एक ऐसी हालत में है कि वो बिना सपोर्ट के चल ही नहीं सकते। और ऐसा कोई कानून जो ये सोचता है कि हम उनको फ्री कर देंगे और वो मुक्त हो जाएंगे और उनकी आय दुगुनी हो जाएगी, इस बहाने अगर कोई कानून लाया जाता है जो किसान समझते हैं कि उनके हित में नहीं है, तो आपको वापस लेना ही था। पर इस बीच में आपने जब ये कहा कि विदेशी शक्तियों का हाथ है, तो आज मैं क्या मान लूं कि हमने विदेशी शक्तियों के सामने घुटने टेक दिए। ये इसका जवाब इनको देना चाहिए। हाँ, या तो तब सही थे या आप सही हैं, दोनों में से। और आपको फिर बात बात में विदेशी शक्तियों को लाना नहीं चाहिए। आपको ये शुरू से कहना है कि किसानों का आंदोलन है, हमारे ही किसान है, पर हम उनके हितों के लिए कानून लाए हैं, इसको हम वापस नहीं लेंगे। पर इस बीच में आपने खालिस्तानी हैं, आंदोलन जीवी हैं, तरह तरह की चीजें कह दी, और अभी आपने वापस ले लिया वाहेगुरु जी दा खालसा और वाहेगुरु जी दी फतेह। वो तो हो गई, पर उसका क्या होगा जो आपने बोला था? इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहेंगे ये लोग, पर इस सवाल के बारे में उनको सोचना चाहिए। जब आप अपने ही देश के लोगों को लेबल करते हैं कि ये यहाँ से प्रेरित है, ये यहाँ से प्रेरित है, इनको वो फाइनेंस कर रहा है, तो जब आप वापस करते हैं अपने कदम, तो आपके पास क्या रह जाता है? वो पुराने बयान तो हैं, वो हमेशा रहेंगे। नहीं, रघुकुल से नहीं है तो कोई ऐसा संकट नहीं था वापस जाने में। लेकिन जो बात कुलदीप ने पूछी वो मैं उसके ऊपर कुछ बोलना चाह रहा हूँ। और जो मेरी समझ में है आज इस घोषणा के बाद से इस पूरे मामले पे कि प्रधान सेवक ने आके सार्वजनिक रूप से ये कहते हुए कि हमने तपस्या की, लेकिन शायद हम सही तरीके से अपनी बात, हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई, कोई कमी रह गई और हम उनको समझा नहीं पाए, असमर्थ रहे, असफल रहे। और माफ़ी मांगते हुए फिर उन्होंने कहा कि हम इन तीनों कानूनों को वापस लेते हैं। और यहाँ से एक संदेश, और जो ट्विटर पे भी हम लोग देख रहे हैं, कि वो ये गया कि इन्होंने अब अपनी हार मान ली है। मुझे लगता है कि आज जो घोषणा हुई है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की, वो हार की घोषणा नहीं है, वो जीत की घोषणा है। और इस अवसर से, इस टाइमिंग से, इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे समय में जब आपने 1 साल के सारे विरोध के नरेशन को कृषि कानूनों पे ला दिया था, अभी ठीक 5 राज्यों में चुनाव के मुहाने पे, जिसमें से कि 3 राज्यों में किसान निर्णायक होते नजर आ रहे हैं, और आपके आंतरिक सर्वेक्षण ये बता रहे हैं कि आपकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, आप निश्चिंत होकर चुनाव में नहीं जा सकते हैं। इन सारे सर्वेक्षणों के बीच में और इस तरह की समझ या इस तरह की जो बानगी आपको ग्राउंड से मिल रही है, उसके बीच में ऐसे समय में जब चुनाव मुहाने पे है, अपनी हार मान लेना, माफ़ी मांग लेना, इन कानूनों को विड्रॉ कर देना, ये एक तरह से अनुत्तरित कर देना है
कि भाई जिस बात से आप नाराज थे वो तो हो गया ना, अब काहे बात की नाराजगी। और ये केवल जनता को नहीं कहा है, ये तमाम सारे लोगों को कहा है। तो आप कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने पंजाब की कांग्रेस से एकदम अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है उसको, लड़ाई को, उनके आप बयान को देखें तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुझे क्या गुरेज होगा बीजेपी के साथ जाने में, मेरा जो मेन विरोध था वो तो कृषि कानूनों को लेके था। भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ पे चिरस्थायी पार्टनर रहा और जो इन्हीं कानूनों की वजह से एनडीए से अलग हुआ और उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, वो अकाली दल बादल के लोग हैं। अकाली दल बादल के पास भी अब विरोध का कोई कारण नहीं है। जिन लोगों को हम ये समझ रहे थे कि उन्होंने नाग नथैया वाली स्थिति में वो पहुंच गए हैं और वो नियंत्रित कर पा रहे हैं आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनको भी एक तरह से अनुत्तरित कर दिया है। अब उनके पास प्रधानमंत्री की आलोचना में सीधे सीधे हमलावर होने के, खास करके उस किसानी पट्टी में, कोई कारण नहीं रह गया है। ना सिर्फ इतना, बल्कि अगर भविष्य में किसान आंदोलन के माध्यम से अपनी पहचान खोज रहे कुछ राजनीतिक चेहरे या राजनीतिक दल आपको भविष्य में भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आए तो वो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उनको ये तय करना है कि वो अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं या वो सत्ता में आना चाहते हैं। ये बहुत कठिन सवाल होता है कई बार राजनीति में, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सत्ता में आना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे अवतरण देख सकते हैं गठबंधन के जिनकी अपेक्षा आज से पहले, आज सुबह 9 बजे से पहले जिनकी कल्पना कर पाना संभव नहीं लग रहा था। तो मुझे लग रहा है कि, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने तुरंत सोचा कि ये माह नवंबर में और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे, हाँ, डिसीजन तो बहुत पहले हो गया था, घोषणा इस दिन किया जाना इसलिए था कि वो सिखों को एक, देश के सिखों को एक संदेश दिया जाए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मतलब एक ही नास्ट्रेडमस है हमारे जिन्होंने घोषणा की थी, एक भारतीय राजनीति के नास्ट्रेडमस माननीय राहुल गांधी जी। हाँ, उन्होंने कहा था कि कोविड आ रहा है, किसी ने नहीं माना और कोविड आ गया। फिर उन्होंने अक्टूबर में कहा कि किसान कानून तो वापस जा रहा है और किसी ने नहीं माना और देखिए आज चला गया। तो वो नास्ट्रेडमस हो गए। रफाल वाला भी उन्होंने बोला, किसी ने नहीं माना कि रफाल में कुछ तो वो उन्होंने ट्वीट किया, लोग कह रहे रियल आईडी से आओ और जोफ्रा आर्चर जोफ्रा आर्चर भी जो बोलता था क्रिकेट में वो सब। पर एक बात है, एक चीज हो गई, चुनाव बहुत बड़ी चीज है। कभी कभी लोग कहते हैं एक देश एक चुनाव, क्यों ना हम सारे चुनाव एक साथ कराएं। हाँ। उसके फायदे हैं, उसके नुकसान भी हैं। बार बार चुनाव होने से नियंत्रण बना रहता है। बिल्कुल। आदमी को लगता है कि इतने दिन खींच लिए, पर अब नहीं खींचा जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, पंजाब में चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है, गोवा में चुनाव हो रहा है, तो चुनाव बीच बीच में आते रहना चाहिए। और बंगाल का हारा पंजाब भी फूक फूक के जाता है। तो पंजाब में वैसे कुछ होने वाला नहीं है, पंजाब में नहीं होगा। हाँ। पर उत्तर प्रदेश में हो सकता है। जो नुकसान हो सकता था, नुकसान मतलब ज्यादा नहीं हो सकता, नुकसान जितना होना था उससे थोड़ा कम हो। तो वही कि ये छोटा बैटल भले ही हार हो सकता है 4 महीने बाद ये बड़ी जीत लेकर के आए। बड़ा बैटल हम जो हार रहे हैं वो ये देखिए कि इस देश में रिफॉर्म के नाम से ना अब लोग समेट लेंगे अपने आप को। हाँ, और रिफॉर्म के नाम पे जो कबाड़ा हुआ है पिछले 30 सालों में, जिससे कि ताऊ पूरी तरह से सहमत होते हैं। हम लोग कई बार 3 ताल में लड़ाई कर चुके हैं। मैं रिफॉर्म के समर्थन में रहता हूँ। पीवी नरसिम्हा राव की जय, कि जिन्होंने मौका देखा, उसका फायदा उठाया। उसका एक रिजल्ट ये है कि आज हम यहाँ बैठकर तरह तरह और ऐसा लगता है कि चाहे उनका नाम माँ राशि से मनमोहन हो या माँ राशि से मोदी हो, रिफॉर्मिस्ट ही दरअसल देश को चला रहे हैं। बाकी सब तो प्रधान सेवक ही हैं पिछले 15-20 सब चला रहे हैं। चेंज आने के लिए रिफॉर्म होना जरूरी है। किसान 47 से तड़प रहा है। उनको, मैं ये नहीं कहता ये कानून अच्छे थे, पर उनको रिफॉर्म चाहिए। जिस व्यवस्था में वो किसानी कर रहे हैं उस कभी भी कुछ नहीं हो सकता उनका। इस लड़ाई को हम लोग भविष्य में जारी रखेंगे। आप लोग 3 ताल के पुराने अंक सुने। पर इससे सिर्फ एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात नहीं है, इससे और भी सेक्टरों में जो रिफॉर्म होता है। तो एयर इंडिया बिक गया, पर अगर जो एंटी रिफॉर्म ताकतें हैं उनका हौसला बढ़ेगा तो वो आपको किसी भी तरह के सुधार नहीं आने देंगे। जो हमारी सोवियत कालीन व्यवस्था में सोवियत ने भी छोड़ दिया। आज मैंने कई स्पेस देखे सुबह से ट्विटर पे, आज देखे बहुत स्पेस हो रहे हैं, और वो स्पेस बहुत सारे लोग बीजेपी के पारंपरिक समर्थक लोग स्पेस करके, और इस बात से खासे नाराजगी, मतलब मैं कम देखता हूं कि वो लोग सरकार के किसी फैसले पर खुल करके नाराजगी जताएं। ऑफ कोर्स संतुलित भाषा में है। सबकी छाती 56 इंच की नहीं होती है कि माफी मांग लें, इसलिए वो अपनी खीज है उसको निकाल रहे हैं।
तो ये जो है ना, मतलब आप सोचिए उनके लिए कितना विचित्र सी स्थिति है। मतलब राजनीति के केसी त्यागी वाली स्थिति हो गई है कि शाम को 7 बजे बीजेपी के गठबंधन से पहले तक वो तमाम चैनलों पे भाजपा की आलोचना, सवाल ही नहीं उठता। हम तो आपको अगर ये करना होता तो हम कब के कर चुके होते। और 1 घंटे बाद केसी त्यागी दूसरे रूप में थे, है ना। ऐसे ही एक वकील साहब हैं, उनका नाम मुझे भी नहीं ध्यान आ रहा है, बढ़िया टाइप के। ऐसे तो बहुत लोग हाँ हैं। तो ऐसे भाटिया जी हैं शायद हाँ। कोई तो भा से भाटिया याद है मुझे, ठीक है। लेकिन एक आखिरी चीज, इसके बाद अगले एजेंडा पे आता हूँ। क्या बल्लेबाज ने गलत शॉट लगाने शुरू कर दिए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा बल्लेबाज बीच बीच में टप्पे वाली बैटिंग भी करता है, जिसमें कि स्टंप से थोड़ा आगे बढ़ के संभल करके बल्ले के किसी कोने से जमीन पे मृदा में दबा देता है गेंद को, ताकि कई बार बॉल ऐसी होती हैं कि उसको खेलने का दुस्साहस कैच लपकाने की कीमत जैसा भारी होता है। तो ऐसी गेंदों पे जिसमें कि आपका कैच लपका जा सकता हो, बेहतर है कि उनको दबा के खेल लें आप। अब क्रिकेट की एनालॉजी लिया है तो मैं कहूँगा कि बल्लेबाज ने ये निर्णय किया है कि उसे लंबा खेलना है, पार्टी के और स्वयं के हित में खेलना है। नेशन फर्स्ट वाला जो है वो बाद में बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि बल्लेबाज ने उक्त ओवर की आखिरी गेंद पे 4 रन लेने के बजाय टप्पा मार के 1 रन ले लिया है, ताकि वापस बल्लेबाजी पे वो आ जाए। सारा मंतव्य यही है कि अगला ओवर भी मैं ही खेलूंगा, क्योंकि 7 वाला तो शोएब मलिक है, जीता मैं ही सकता हूँ। तो जो अच्छा गेंदबाज है उसको एक रन के लिए। सानिया बहन, इनकी बात का बुरा मत मानना। जीवन में उरोजो जवाल आते रहते हैं। शोएब बाबू आगे चल के ठीक ही करेंगे, जमाए बाबू। नहीं, इस वाले वर्ल्ड कप में ठीक किए हैं। हाँ, अच्छा किए। हाँ, बढ़िया खेलते हैं इस उम्र में। ठीक। तो अब मैं झट से एजेंडा बताता हूँ आज का। सबसे पहले आज बात करेंगे हाउ मैनी इंडियाज आर वी लिविंग इन। 2 इंडियाज की बात स्टैंड अप कलाकार वीरदास ने की। क्या वाकई इंडिया 2 हैं या इनकी गिनती में दोष है? कितने इंडिया हम गिन सकते हैं, इसकी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा कि टेलीविज़न प्रदूषण फैला रहा है। कोर्ट की टिप्पणी है ये। पर 21 नवंबर को वर्ल्ड टीवी डे भी होता है, तो टीवी की यात्रा पर चलेंगे। हम तीनों का टेलीविज़न से आमना सामना कैसे हुआ पहली बार, और आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले टीवी कैसा था, और उस समय टीवी क्या दे रहा था और बाद में क्या छीन लिया उसने, और हम तीनों के ऑल टाइम फेवरेट टीवी शोज़ कौन से रहे हैं। फिर बिज़ार खबरें होंगी। मध्य प्रदेश के खंडवा के आबकारी विभाग ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए फैसला किया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वालों को ही शराब दी जाएगी। तो ये है। और आखिर में न्योता वाले श्रोता में 3 तालियों का पिछले एपिसोड पर रिएक्शन है और कुछ सुंदर सुंदर चिट्ठियां हैं। और उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पोर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। वेलकम बैक टू 3 ताल। और आज शुरुआत करनी है, पहला बड़ा विषय जो ले रहे हैं वो है 2 इंडियाज़, जो वीरदास ने वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर में जो परफॉर्मेंस दी, और उसमें एक कविता सरीखी चीज़ पढ़ी उन्होंने और 2 इंडियाज़ की बात कही। उसमें कुछ इस तरह की पंक्तियाँ थीं कि मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ AQI 9000 है, लेकिन हम फिर भी अपनी छतों पर लेटकर रात में तारे देखते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में उनसे गैंग रेप करते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि वीरदास ने
विदेश में जाकर देश के बारे में बुरी बातें कही, अपमान किया है देश का एक तरह से, और दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये लग रहा है कि उन्होंने एकदम सच बात कही है और कोई बुराई नहीं है उन्होंने जो कहा। इसमें कई इंडियाज़ के, सबके अपने अपने इंडिया पे भी बात करनी है, लेकिन पहले थोड़ा इस प्रकरण से ही शुरू करें बाबा। उन्होंने क्या मतलब क्या गलत बात कह दी क्या? मतलब ये तो हमारे यहाँ भी बहुत पहले से कहा जा रहा है, बहुत मैंने कई आख्यानों में सुना है कि यार नारी की पूजा करते हैं हम और नारी का सम्मान नहीं करते, और देखिए हमारे यहाँ बलात्कार भी होते हैं। ऐसी कोई मौलिकता तो थी नहीं उनके अपने इस बयान में, बात में। हाँ, मतलब पहली बार नहीं सुनी ये बात, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। पर क्या जगह के चुनाव इत्यादि में कुछ समस्या थी? ये अजीब सी समस्या पिछले कुछ दिनों में हो गया है कि जैसे जैसे गर्व बढ़ा है समाज का, वैसे वैसे उसको लगता है कि अब इसमें आलोचना की जगह बची नहीं है। और आप देश में आलोचना कर लीजिए तो यूएपीए लग जाएगा या कुछ और लग जाएगा, उस तरह की स्थिति है। बाहर कर लीजिए तो फिर आपने देश की प्रतिष्ठा के साथ में खिलवाड़ किया तो आपको रगड़ा लगा दिया जाएगा। कुल मिला के लब्बो लबाब ये है, एक भी लाइन उस कविता की मैंने सुना उसको ऐसी नहीं है जो पहले ना कही गई हो। और ढेर सारे लोगों ने सार्वजनिक मंचों में या व्यक्तिगत संवादों में वो बात बार बार कही है। खुद भाजपा के नेताओं की अगर आप पुराने भाषणों या डिबेट्स को निकालें तो उसमें कितनी बार उन्होंने कहा है कि ये कैसे समाज में हम आ चुके हैं जहाँ पे दिन में पूजा हो रही है, कन्या पूजन भी हो रहा है, दुर्गा पूजन भी हो रहा है, देवी पूजन भी हो रहा है, और गैंगरेप भी हो रहे हैं, बलात्कार भी हो रहे हैं, इज्जत लूटी जा रही है। इस तरह की चीजें वो भी कहते रहे। तो ये बहुत विचित्र सा संकट है कि जिसमें आपको ये लगता है कि नहीं कोई कुछ कहे ना, और आपको अगर कोई कुछ कह दे तो आपको बर्दाश्त नहीं है। तो ये जो इनटॉलरेंस है ये बहुत विचित्र है। आप ये कहते कि नहीं आपने मतलब एक तो उसके ऊपर टिप्पणी करने की आवश्यकता थी नहीं। आप ये देखिए कि तमाम सारे पश्चिम के देशों को माइकल मूर के खिलाफ एक अभियान चलाना शुरू कर दीजिए, आप नॉम चॉम्स्की के खिलाफ एक अभियान चलाना शुरू कर दीजिए, स्लावोक जिजेक को आप गरियाना शुरू कर दीजिए, कह दीजिए कि ये सब साले बाहर जाकर के जो है गाली फक्कड़ करते हैं, देश को बदनाम करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जबरदस्ती का आपने नहीं किया है ना, आपने उनको पॉलिटिकली साइडलाइन कर रखा है। आप राजनीति में मजबूती से अपने उसी डिप्लोमेसी, उसी फॉरेन पॉलिसी के साथ में पूरा का पूरा अमेरिका चला रहे हैं, लेकिन इसके लिए उनके स्तर पे उतर के या उनके लेवल तक आ करके आप उनसे लड़ने लग जाए, 1-to-1 एंगेज करें, ये कतई एक इतने पुराने और इतने विविधतापूर्ण देश को और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश को शोभा देता नहीं है। मूल बात ये है। ताऊ आपने आर्टिकल भी लिखा इस पर। क्या है, एक तो खींच मुझे इसलिए हुई कि इसमें कुछ ओरिजिनल नहीं था। ये मुझे भी हुई। दिक्कत ये है, और बहुत ही औसत दर्जे का काम था। एक फॉर्मेट है, एक टेम्पलेट है, उसका उसने यूज किया। दिक्कत देखो कहाँ है, दिक्कत है मजाक में। मजाक था, ये इस देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमको मजाक अच्छा नहीं लगता। यही बात अगर कोई आदमी ऐसे माहौल में कहता जो स्टैंड अप कॉमेडी का माहौल नहीं था, जहां तालियां नहीं बज रही होती, तो कोई बात नहीं। ये आदमी माइकल मूर नहीं है, इसका नाम वीर दास है, जिसने पैसे के लिए महिलाओं की, समलैंगिकों की का बहुत ही भद्दा मजाक उड़ाया, जो बहुत ही घटिया तरह की कॉमेडी करता है। इसने अपने आप को अपग्रेड किया है, क्योंकि अमेरिका के बाजार में एक ब्राउन आदमी की जरूरत अभी है, और उस बाजार में जाने के लिए आपको लगा कि मैं यह कह के कुछ ऐसा कर दूं, इसका रिएक्शन जो है इंडिया में बहुत खतरनाक होगा। माहौल इंडिया का भी ऐसा ही है। हमने क्या हुआ है कि इस्लाम से ना शिक्षा ली है हमने बहुत, इस्लाम से नहीं कि इस्लाम के फॉलोअर से शिक्षा ली है। उनको मजाक पसंद नहीं है, उनको क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं। वो क्रिटिसिज्म बहुत होता है, डिबेट होता रहता है इस्लाम में। मजाक नहीं करना, गोली मार देंगे, सरतन से जुदा कर देंगे। उनको ये लगा कि अपने देश में माहौल ऐसा टाइट सा बन गया है और नेटफ्लिक्स हो सकता है मुझे एक और स्पेशल दे दे, तो उन्होंने बहुत अच्छा उपयोग किया। अब एक हिंदू की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो इस देश के सारे हिंदू आ गए कि चल बेटा तो स्टार है, तेरे को सुपर स्टार बना देते हैं। उसका काम हो गया। कंगना का भी काम जैसे हुआ था थोड़े दिनों पहले, कंगना भी अपने सही रास्ते पे, वीरदास भी अपने सही रास्ते पे है। अपन ने यहाँ पे क्या किया है कि सच बोला उसने, सच बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन हमारे सच पे जो बहुत ही कड़वा है, ठहाके लग रहे हों, तालियां बज रही हों, तो दिक्कत है। जॉर्ज कार्लिन के बिल्ली के मूंछ के बराबर नहीं है ये। इनको बनने का शौक है। देखिए, दो तरीके होते हैं, आप कुछ नया निकाल कर लाओ, बुरा भी हो चलेगा, स्टीरियोटाइप पे मत जाओ। जब आप तमिलनाडु का मजाक उड़ाने चाहते हैं तो उनकी हिंदी का मजाक उड़ाएं। किसी बिहारी के बारे में बात कर रहे हैं तो लालू जी की तरह बोलकर बात करें, उसको कहते हैं स्टीरियोटाइप।
जिसे बॉम्बे में भैया बोलते हैं यूपी बिहार के लोगों को, स्टीरियोटाइप है वो। स्टीरियोटाइप का मजाक मत उड़ाओ। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जातियों के काम बटे हुए थे, तो लोग जब चुटकुले कहते हैं, जैसे अभी हाल में एक बहुत बढ़िया कवियत्री हैं तमिलनाडु की, मीना कंडा स्वामी, उन्होंने कुछ लिखा। विवेक अग्निहोत्री नाम के एक बहुत चमत्कारी फिल्म कलाकार है, उन्होंने कहा, रेड कारपेट का एक उन्होंने मीम डाला था, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी सफाई की है तुमने उसकी, समझ रहे हो, क्योंकि वो दलित है और उसको तुरंत सफाई से जोड़ दिया उसने। स्टीरियोटाइप है वो, बहुत हर्ट करता है। आप कुछ ऐसा बिंब लाओ जो जिससे कि मैं हंसूं। आप स्टैंड अप कॉमेडी में हो, कुछ क्रिएटिव बनाओ। आप अगर स्टीरियोटाइप को, जो हमारे देश में बलात्कार होती है, पर आप जान लो कि यहाँ मामला बलात्कार का नहीं है। बलात्कार दुनिया की हर संस्कृति में होता है। मामला यहाँ पूजा का है, उसको आपत्ति पूजा से है, बलात्कार से नहीं है। क्यों? ये आपके जड़ हैं, ये आपके सिविलाइजेशनल रूट्स हैं जिसपे वो हिट कर रहा है। आप यहाँ पे क्या होता है, आदमी दूसरे पार्ट को ले रहा है, प्रॉब्लम पहले पार्ट का है। ठीक है, और आई कम फ्रॉम एन इंडिया जिसमें कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, एंड देन आई कम फ्रॉम इंडिया विच बहुत सड़ा हुआ है, बहुत ही बुरा है, बहुत। अरे सड़ा हुआ बुरा तो है, प्रॉब्लम पहले वाले से है, क्योंकि वो पहले वाले से आता है, वो ब्यूरोक्रेट फैमिली से आता है, उसने कभी कोई गंध नहीं देखा जीवन में जो हम देखते हैं। घाव हमको हुआ है, ठीक है, पट्टी बांधो या सहानुभूति जताओ, उंगली मत करो उसमें। बिल्कुल। और मतलब उस वीडियो को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि संजय लीला भंसाली की फिल्मों के सेट की तरह है। इसमें केवल वो सभागार जहाँ पे लोग बैठे हैं, वो मंच जहाँ पे वो खड़ा है, वो पीली सुनहरी सी रोशनी है ना, ये वो सेट बहुत लाउड है, कविता बहुत फुस्सल है, और उतनी फुस्सल कविता पे इस तरह से रिएक्ट कर जाना, इस तरह से उद्वेलित हो जाना। और ताऊ ने सही कहा कि वो जो स्टार बनने चला था उसको सुपर स्टार कर दिया आपने। आप दरअसल उसकी आलोचना करके उसको और प्रभावी बनाते जा रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता थी नहीं। अरे हमको तो आईआईसी में आपत्ति होती है जब आदमी पॉवर्टी पे डिस्कशन कर रहा होता है ना, और फिर वाइन भी बट रही होती है, आदमी सिप कैसे ले लेते हो यार दूसरे का दर्द सुनते हुए आप। है ना, एक प्रेजेंटेशन चल रही है, बहुत ही गरीब लोग दिखाए जा रहे हैं, आहा सो बैड, और उसके बाद सिप ले लेते हो आप। वही है, जहां आदमी पी भी रहा है, तालियां भी बजा रहा है, हंस भी रहा है, वहां पे आप सीरियस बातें कर रहे हो, है ना। और आप वीरदास को तो हम सभी जानते हैं ना। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो अच्छा, आदमी उसका पहले नाम ही करता कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, मतलब वीर भी है और दास भी है। तो कुल मिला के ये इंडिया और भारत दोनों है उसके नाम। मैं ये नहीं कहता, इसके दादा बहुत बड़े वीर थे, राव में अफसर थे, और बहुत अच्छा, मुझे लगा कि टाइप के अफसर थे, और उनकी जो बायोग्राफी है उसमें बहुत कुछ उन्होंने निडर होके मतलब निकाला है उनका। मुझे लगा कि अंडमान वाले वीर की बात। तो ये मुझे तकलीफ इसलिए हुई कि ये आदमी ने एक ऐसा सेट किया जो कि करना चाहिए। कॉमेडियन का काम सिर्फ हंसाना नहीं है, कॉमेडियन का काम आदमी को सोचने पे मजबूर करना है, पर वो तब होता है जब आदमी नई बातें लाता है और स्टीरियोटाइप को नहीं छेड़ता। देखिए हकीकत क्या है, स्पीकिंग ट्रूथ टू द पावर एक होता है ना। कॉमेडियन जो यहाँ पे कुणाल कामरा है, वरुण ग्रोवर है, वीरदास भी है, मैं उसको भी गिनता हूँ इसमें। स्पीकिंग ट्रूथ टू द पावर, वेयर आर यू स्पीकिंग? यू आर स्पीकिंग वेयर इंडियंस आर इन माइनॉरिटी, जहां बिंदी होने पे आदमी उस पर 4 कमेंट करता है। उसके सक्सेस से वहां पे लोग इतने गुस्सा है, भारतीयों के इमेंसली ह्यूजली सक्सेसफुल भारतीय कम्युनिटी है वहां पे। वहां की जो व्हाइट ब्लैक सब तरह की कम्युनिटीज जो हैं उनको एक तरह से रहता है कि यार ये बंदे सक्सेस डिजर्व ही नहीं करते, ये यहाँ क्यों हैं? वो वहां पे माइनॉरिटी है। आप ये ध्यान रखना, आप एक कमजोर तबके का मजाक उड़ा रहे हो एक ऐसे लैंड में जहां उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है हर रोज, बसों में, ट्रेन में, मार्केट में, सब जगह उनके एक्सेंट का मजाक उड़ाया जाता है। आप ये ध्यान रखना कि स्पीकिंग ट्रूथ टू द पावर नहीं है ये स्पीकिंग ट्रूथ अबाउट अ माइनॉरिटी इन अ कंट्री दैट इज व्हाइट मेजॉरिटी एंड क्वाइट डिस्क्रिमिनेटरी। ये रेसिस्ट कंट्री है वो अमेरिका, चाहे वो माने या ना माने। उस रेसिस्ट कंट्री में आप जो रेशियली प्रोफाइल्ड ऑलरेडी होता है रोज, उसके रूट्स के बारे में, उसके कल्चर के बारे में ये उनको बता रहे हो कि ये लोग, इनके यहाँ तो रात में गैंग रेप होता है। समझ रहे हो ना, इसके मायने ही अलग है। ये स्पीकिंग ट्रूथ टू द पावर नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये कहना कि 75 साल का आदमी, ठीक है, आप यार नाम लो ना, आप बोलो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, नाम लेके बोलो ना। आप एकदम क्लियर हो कि आपको ये अच्छा नहीं लगता, जो इस देश में मेजॉरिटी को अच्छा नहीं लगता। उनके कितने वोट परसेंटेज हैं?
आप देखो, ऐसा नहीं है कि हम सभी को, पूरे देश को मोदी जी अच्छे लगते हैं। जिनको नहीं लगता वो नाम लेके बोलते हैं ना। आप नाम भी नहीं ले रहे, आप खाली हिंट कर रहे हो। तालियां बटोरने के लिए आए हो, बटोरो, पर ताकतवर गरीब को टारगेट मत करो। इंडियंस को टारगेट करना है तो इंडिया में करो, जहां उसकी कोई ताकत है। ऐसे देश में जहां उनको रोज टारगेट किया जाता है, जहां उनको छुपाना पड़ता है अपना इंडियननेस, एक एक्सेंट ओढ़ के चलना पड़ता है, जहां उन पे सभी हंसते हैं, व्हाट डिड यू से, उस देश में आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। और यहाँ पे लोग बड़े खुश हैं, स्पीकिंग ट्रूथ द पावर, बम दम देखो बंदे में, कैसे बोल दिया उसने। अरे कहाँ बोला ये भी तो सोचो। हर चीज का कॉन्टेक्स्ट होता है भाई, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। और दिल्ली में खड़ा होके बोले तो जाने कि हाँ स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। हाँ, तो जाने भी, हम महावीर दास बोले उनको। वो बाजार वाली जो बात कह रहे थे, उन्होंने पहले यहीं पर मस्तीज़ादे और इस तरह की फिल्मों में बहुत ही, आप जिक्र भी कर रहे थे, बहुत ही सेक्सिस्ट किस्म की कॉमेडी की है। मायावती पर उन्होंने बहुत भद्दे चुटकुले, ममता बनर्जी पर, हाँ, मायावती पर इसलिए कि वो दलित हैं, खुल के बोल रहा हूं मैं। अगर वही कोई ब्राह्मण महिला होती, कोई ठाकुर महिला होती, तो उस तरह के कमेंट नहीं करते वो। बिल्कुल, वो उसी से आते हैं, आई कम फ्रॉम दैट इंडिया ना। वो उनका इंडिया भी अलग है। और उस इंडिया की त्रासदी यही है कि वो इंडिया वाइट मैंस बर्डन वाले मोड में रहता है कि दीज भारतीय, हाँ, है ना। तो वो उसको लगता है कि नहीं, मैं तो मॉडर्न स्कूल का पढ़ा हूँ, या मैं तो स्टीफेंस में पढ़ा हूँ, या मैं किसी सफ़ेद नीली बत्ती सफ़ेद कार वाले के घर में पैदा हुआ हूँ। तो आपकी तो नवैयत वो है, और बाकी भारत को आप ऐसे देखते हैं, और मदद से नहीं। जैसे कितनी बेचारगी है इन लोगों में। और आप कोई कृपालू जी महाराज हैं, मतलब प्रतापगढ़ वाले नहीं, आपके हृदय जो है करुणा से भरा हुआ है उनके प्रति, और वो करुणा दिखावे की है जिसमें केवल संवाद है। वो जो आपको याद हो, जो फिल्में शूट करने आते थे, बड़ी आपत्ति हुआ करती थी कि जब विदेशी कैमरा भारत को शूट करने आता है तो वो स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी ही फिल्में दिखाता है। एवेंजर्स में भी जब भारत का जिक्र आता है तो डॉक्टर ब्रूस यहाँ पर कोलकाता की एक खोली में गरीबों का इलाज कर रहे होते हैं। भारत की जितनी छवि अंतर्राष्ट्रीय कैमरों ने देखी है, वो गरीब और गंदे भारत की देखी और दिखाई गई है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, और इसमें बाकायदा इंटरेस्ट भी है, क्योंकि भारत के बारे में जो नॉन परसेप्शन है उसमें यही है कि वो एक डेवलपिंग कंट्री है, सपेरों का देश है, सांप है, नट हैं, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं, हाइजीन के साथ इनके इशू है, पब्लिक पे कहीं भी नहाने लगते हैं, इस तरह की धारणाएं, है ना। और ये ना धोने वालों की धारणाएं हैं, तो वो भी गलत है, ऐसा नहीं कि वो सही धारणा है। एक फिल्म है, रेकमेंड भी कर दूं, द पार्टी, है ना, पीटर सेलर्स की फिल्म है पार्टी। उसको देख के आपको बहुत गुस्सा आएगा, पर वो रिलीज हुई थी। उसमें एक हुरुंडी वी बख्शी है, हुरुंडी करके हमारे यहाँ नाम नहीं होता पहले तो, पर फिर भी उन्होंने मेन कैरेक्टर जो है इंडियन है, उसका नाम हुरुंडी रखा है, HRUNDI, हुरुंडी वी बख्शी। वो बहुत ही बेहुदा किस्म का आदमी है, उसको कोई अकल ही नहीं है, और पूरी फिल्म उस पर बनी है। पीटर सेलर्स ने खुद अपने आप को काला करके वो रोल निभाया है, ठीक है, महान कलाकार हैं। वो फिल्म भारत में शायद विवादास्पद थी या रिलीज नहीं हुई थी, पता नहीं, पर वो अवेलेबल है। आपको लगेगा गुस्सा, पर वो एक पश्चिमी आदमी था। एक पश्चिमी आदमी अगर हमको किसी स्टीरियोटिपिकल नजर से देखता है, आपने जैसे बोला कि एवेंजर्स में या इन फिल्मों में भी, वो पश्चिमी आदमी जब देखता है ना हमको उस नजर से, तो हमको लगता है कि वो चलो जानता नहीं है, वो जानता नहीं है। लेकिन संकट यहाँ पे ये है कि जैसे वो पश्चिमी हमको देखता आया है, मैं आपको वैसा हमारे इंडिया ने भी देखने का वही चश्मा पहन लिया है। तो आपको छोले कुलचे पसंद है, ये लो जी। हाँ। हमारे यहाँ एक वर्ग है जो कि भारत को उन्हीं चश्मे से देखता है, क्योंकि उन्होंने हमारा कुछ नहीं देखा, हमारी और हुआ ये है, संकट ये है कि एक आबादी उच्च मध्यम वर्ग की या उच्च वर्ग की इस देश में ऐसी है जो इंडिया वाली है, और उसकी चेतना, वो अपने आप को ज्यादा पास पाता है पश्चिम से, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहता है उनके साथ में। ये प्रवृत्ति भारतीयों की भी रही जब वो अफ्रीकन कंट्रीज में जाके काम करते थे, वो अंग्रेजों की तरह बिहेव करते थे वहां पे अश्वेत लोग। अरे गांधी जी खुद बहुत कंफर्टेबल थे रेसिज्म से, जब तक उनको धक्का मार के नहीं निकाला ट्रेन से, तो है ना। तो ये स्थिति थी, और ये अजीब सी बीमारी है कि हम पश्चिम के चश्मे से या बाहर के चश्मे से जो एक, और इसमें भी वही स्टीरियोटाइप वाली बात है कि क्योंकि ऐसे देखते आए हैं इसलिए हम भी ऐसे देख रहे हैं, और आप कहते हैं कि नहीं मैं उनमें से नहीं हूं, इसलिए वो दो भारत की बात कर रहे हैं। अरे भारत थर्ड वर्ल्ड वाला है यार, तुम दुई के चक्कर में कहाँ पड़े हो, तुम पहले से ही तीसरे वाले में। और वही वर्ग है ना जो कि जब एक आदमी उन्नाव का यहाँ आकर बोलता है कि यार मैंने एक सेंट लगाया, तो हंसता है उस पे, सेंट क्या होता है,
है ना, क्योंकि उसने तो परफ्यूम यूदी टॉयलेट सुना है ना सिर्फ, हाँ। उसको बहुत आगे बढ़ चुका है। वो समाज जो है बचपन से ही विदेशी फिल्में, विदेशी संस्कृति, विदेशी सब कुछ उनके जीवन में विदेशी रहा है। वो मई जून में हर साल विदेश जाते भी थे, तो उनको पूरा दुनिया एक ग्लोबल विलेज लगता है। मैंने अपने आर्टिकल में सिर्फ ये, मेरा लिखने का उद्देश्य वो नहीं था, मैं थोड़ा सा माफ करना निकल जाता हूँ इधर उधर, तो ऐसे में निकल गया था, पर हकीकत मेरा कहने का अर्थ ये था कि वीरदास कौन है भाई। 90% इंडिया जो कि न इधर है ना उधर है, न इस इंडिया में है ना उस इंडिया में, जो जिस दो की बात करते हैं वो न पूजा करता है न बलात्कार करता है, उसको ये पता ही नहीं है कि वीरदास कौन है। वो दिन भर काम कर रहा है और निस्वार्थ भाव से कर रहा है अपने बच्चे, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। उसको सिर्फ इतना ही है कि वो सरवाइव कर जाए, अगला दिन वो देख ले, उसका परिवार जिंदा रह सके। उस भारत के बारे में बात ही जितना नहीं त्रासद ये भारत है जिसकी कहानी वीरदास अपनी कविता में सुना रहे हैं, उतना ही त्रासद वीरदास का होना भी है। उनके पूरे कृत्यों को आप देखें, और इसीलिए जब हम लोग बीच में, आपने एक 3 ताल में पूछा था कि ऐसा रहता क्यों है, कई लोगों ने पत्र लिख के भी पूछा कि कहाँ पे कवि और गीतकार अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास अपना ना तो अनुभव है और ना मौलिकता है, इनका कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। ये इन्होंने उठाया और जाके वहां पे सुनाया, पिटी पिटाई कविता थी, इतने तवज्जो की जरूरत नहीं थी। लेकिन वीरदास केवल मंच पे नहीं था, वीरदास इस देश में भी फैले पड़े हैं। उन वीरदासों ने तय किया कि हमारे वीरदास को हमें प्रमोट करना है, उन्होंने आलोचना शुरू की और वीरदास स्टार हो गए। पर एक बात मैं यहाँ पे जोड़ देना चाहूंगा एक डिस्क्लेमर की तरह से, कि आदमी वैसा नहीं रहता, समय के साथ बदलता है। अगर वीरदास सचमुच में सेंसिटिव हो गए हैं विमेन्स राइट्स के लिए, होमोसेक्सुअल्स की राइट्स के लिए, मायावती जैसी नेत्री को गालियां नहीं देंगे, अब होपफुली वो ममता बनर्जी के जननांगों के बारे में बात नहीं करेंगे। आदमी प्रोग्रेस करता है, आदमी बदलता है। मैं जो 10 साल पहले बोलता था शायद वो वही बात आज ना बोलूं, और मैं आज जो बोल रहा हूं 10 साल बाद मेरे विचार अलग हों। 3 महीने बाद हो सकता है कि मैं बाबा के साथ किसान के मसले पे अलग तरह से बात करूं, क्योंकि मेरी जानकारी में नई चीजें आएंगी, मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा, कुछ और चीजें पढ़ूंगा। आदमी बदलता है। तो मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि वीरदास मैच्योर हो रहे हैं, एक सटायरिस्ट के रूप में आगे जाना चाहते हैं और बहुत तरक्की करें अपनी जिंदगी में। पर उनको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे सटायर, किसके सामने सटायर और कैसा सटायर। वो किसके सामने वाली बात पे मैं थोड़ा और इसलिए आना चाहता हूँ, उस पर कम बात। हालांकि जो ताऊ ने कहा मैं उसमें एक ही लाइन जोड़ दूं बस, फिर उसी पे आते हैं। और वो बात इतनी है कि ये भी आपकी उदारता है कि इतनी लिबर्टी आप वीरदास को बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे देना चाह रहे हैं। स्वीकारोक्ति से शुरुआत होती है प्रगतिशील होने की। अगर वो प्रोग्रेस कर गए हैं, अपने पूर्व अवस्था से बेहतर स्थिति में जा रहे हैं, पहले से बेहतर इंसान या पहले से बेहतर विचार के व्यक्ति वो हो गए हैं, तो उसमें सबसे पहली जो उसकी टेस्टिंग है वो स्वीकारोक्ति से है। उन्होंने सबसे माफी नहीं मांगी होती जिन लोगों के साथ उन्होंने जो कुछ किया है, तब भी अगर कभी कहा होता कि मैंने कालांतर में लोगों के साथ इस तरह की टिप्पणियां या इस तरह की बातें कही हैं, स्वीकारोक्ति तो आई नहीं कभी उनकी, जो मुझे लगता है कि उचित नहीं थी। इतना भी कहीं किसी इंटरव्यू में चलते फिरते भी कहा होता तो बात थी कि हाँ, क्योंकि मैं पंचिंग डाउन, वो सोचते हैं ना कि मायावती तो चीफ मिनिस्टर थी, है ना, उसमें क्या है, वो तो पंचिंग अप है। ये नहीं, ये पंचिंग डाउन है। भारत की हकीकत यही है ना, हमारी जाति व्यवस्था। और बाय द वे उन्होंने जाति के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ, बोले इतनी इंडिया के बारे में इतनी सारी चीजें बोली, मूल बात बोली नहीं। वही साधु हैं बेचारे। एक आर्ग्यूमेंट ये है जो, क्योंकि पता है, क्योंकि उस ऑडियंस को ना समझ में नहीं आता, स्टीरियोटाइप में तुरंत समझ में आ जाता है। एक आर्ग्यूमेंट ये है, पिछले वाले एपिसोड में हम लोग तौलिया और गमछा की बात कर रहे थे। तो फर्ज करें कि भारत अगर एक तौलिया है, सफेद रंग का सफेद तौलिया है, और पुराना तौलिया है, उस पर कुछ दाग हैं, तो वो दाग कितने हैं अगर मैं बताना चाहूँ किसी को, और ख़ास तौर से किसी बाहर के आदमी को उस तौलिए की एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ, और जैसा तौलिया मैं उसको दिखा रहा हूँ, उसको वो देख करके क्या कहेगा? क्या उसको लगेगा कि एक सफ़ेद तौलिए पर कुछ दाग मालूम होते हैं, या वो कहेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि इतने दाग हैं कि कभी ये तौलिया सफ़ेद हुआ करता था। तो एक जो पिक्चर जो आप दिखा रहे हैं वो कितनी बिग पिक्चर है, कितने दूर से ली गई है, या कितने क्लोज कैमरा से आप दिखा रहे हैं। किसी भी देश का तौलिया सफेद है ही नहीं, और भारत का तो खास तौर पे इतने रंगों से बना हुआ तौलिया है कि कुछ कहना नहीं। भारत की सबसे जटिल बात जानते हो क्या है? इसके तौलिए में रंग और दाग को विभेद कर पाना लगभग असंभव है। आपको जो चीजें रंग लगती हैं,
किसी को वो दाग लगती हैं। आपको जो चीज़ें दाग लगती हैं, किसी का वो रंग है। बहुत बढ़िया लगा। तो ये बहुत मुश्किल है, ये इतना कलरफुल विभ्योरित तौलिया है ना। उसका भी अपना एक इंडिया है जो पशुओं से लदे हुए ट्रक को रोकता है और ड्राइवर का नाम पूछता है उसको। बिल्कुल। और दूसरा क्या है ना कि फैज़ की एक लाइन है जो मैं पहले भी एक बार सुना चुका हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जब दागों की बात आती है तो मैं यही कहता हूँ कि मेरे दामन में आ घिरे सारे, जितने दश्ते फलक में तारे थे। तो कौन सा दाग नहीं है। लेकिन फिर मैं ये भी कहता हूँ कि इस सृष्टि में, इस धरती पे केवल मेरा तौलिया सतरंगी नहीं है, यहाँ पे सब सतरंगी है। सफेद तो कुछ था ही नहीं। तो ये बहुत अजीब सा मामला है कि आप कहाँ पे जाके बेच रहे हैं। आप देखें तो मानवीय संवेदनाओं की, जिसे आप चौहद्दी मान करके वहां पे रुदाली गा रहे हैं। मेरी लड़ाई इनसे सबसे ज्यादा है जो लोग उसको अभी गरियाने में लगे हैं कि यार बाहर जाके तुम कैसे इसे बेइज्जती कर सकते हो। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। कोई कहीं भी जाए वो कहे, लेकिन कहने के पहले ठोक बजा के कहो और बिल्कुल ये देख के कहो कि किसके सामने कह रहे हो। जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा हत्याएं की हैं, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा सर काटे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा संसाधन लूटे हैं, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा असमानता पहुंचाई है, फैलाई है, जिन्होंने देश के देश लूटे हैं, संसाधन के संसाधन लूटे हैं, सबसे पुरानी सभ्यताओं को जिन्होंने सबसे पिछड़ी स्थितियों तक पहुंचा दिया है, हमारे समाज को विकृत भी किया है उन्होंने। ये सब कुछ करने वालों से तुम जाके बता रहे हो कि हमारे घर में जानत हो भैया, हमारे चाचा चोरी हैं। और ये किस्सा तुम डकैत से कह रहे हो जाके। अरे तुम्हारी सारे की अरे हर के सेंटी ले लो। तो यही है। और देखो क्या होता है, वो जो देश है ना, विकसित देश है और पश्चिम के देश हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति अलग है, पर ना उनके दिमाग में जो भारत की छवि है, मैं ये नहीं कहता गलत है, पर एक जान ले रहा है, एक सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम हमेशा रही है। वो पूरा समाज जो है ना, वो पेगनिज्म के खिलाफ बना है, उससे विद्रोह करके बना है। बिल्कुल। और उनको ये लगता है कि इन दिस सेंचुरी एक कंट्री पेगन टाइप का है। हमको तो पेगन ही बोलते हैं ना, इसलिए हम इज्म है। वो इज्म नहीं, उनके धर्म में इज्म नहीं लगता। वो हम लोग इस इज्म वाले हैं कि हम, मतलब तुम लोग भी कुछ हो, तुम लोग इसवादी हो, वो इटिवा है। वो तो उनसे पूछो जो गणेश की पूजा करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, एलिफेंट गॉड नहीं समझते वो। गणेश एक जीते जागते जीवित खेलते बच्चे हैं उनके घर में, जो शंकर और पार्वती की संतान है, और उनसे चीजें मांगते हैं, उनसे खुश रहते हैं, उनको लड्डू खिलाते हैं, फिर आपस में बांटते हैं। वो बिल्कुल मैं जैसे एक आदमी हूं जिनको इन चीजों में विश्वास नहीं होता, मैं सिर्फ रिचुअल्स में पसंद करता हूं क्योंकि खाने पीने को मिलता है। पर हकीकत यह है कि आदमी के जो एक्सपीरियंस्ड लाइफ है ना, जो उनके साथ बीतता है, वो उनके समझ में नहीं आता है कि ये लोग कभी सूरज की भी पूजा करते हैं, कभी चंद्रमा की भी करते हैं, कभी नदियों में खड़े रहते हैं, कभी मूर्तियों की पूजा करते हैं। इनके यहाँ 33 करोड़ देवता हैं, पता नहीं किसने गिना, कब गिना, कैसे आया। तो उनको अभी भी आश्चर्य लगता है कि ये लोग जो हैं प्रिमिटिव हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रिमिटिव हैं। फिर जब वो देखते हैं कि यार ये लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, ये यहाँ के सबसे ज्यादा तनख्वाह भी कमाते हैं, ये सारी हमारी कंपनियों के बॉस भी हैं, तो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है। एक जेलसी भी होती है, कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है कि यार यही वही आदमी है, ये कैसे है, पता नहीं कैसे बन गया, शायद नहीं होना चाहिए इसको। लेकिन ताऊ इसमें एक दूसरी चीज भी है कि वेस्ट ये परसेप्शन क्यों बार बार मेंटेन रखना चाहता है, जो सेक्शंस के तौर पे उन्होंने हमेशा रखा है। उसके पीछे की वजह ये है, और ये आप टिपिकल अपने गांव में देख सकते हैं कि एक पिछड़ी जाति का बच्चा और एक अगली जाति का बच्चा, ये दोनों बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक क्लास में हैं, दोनों पढ़ाई में अच्छे हैं, या पिछड़ी जाति वाला ज़्यादा अच्छा है, और लगता है कि ये दोनों बच्चे साथ में खेल रहे हैं, अच्छे दोस्त हैं। लेकिन किसी दिन अचानक से वो अगली जात के बच्चे का परिवार उससे कहता है कि तुम अभी रुक जाओ, पहले इन लोगों को खाने दो, क्योंकि वो वहाँ पे पांत की प्योरिटी की बात आ जाती है। यस, वही है और वही होता है। तो आपने मैक्रो लेवल पे इसको बढ़िया डिस्क्राइब किया। वही तो वेस्ट बार बार आपको बताता रहता है कि आप तो सपेरों के, लुटेरों के, रूट आपका वही है, एलिफेंट कहीं भी हेड पहुंच जाओ है ना, 5 हेड, 10 हेड, 4 हेड, 3 हेड है ना, इस तरह के हैं आपके। तो कोई ब्लैक हैं, कोई वाइट है, कोई कैसे हैं, सर्पेंटिसाइटिस हैं, तो कई तरह की चीजें वो इसलिए आपको रिमाइंड कराते रहते हैं। ये एक जो टेंडेंसी है, और इस रिमाइंड कराने की टेंडेंसी से उनका जो रेशियल ईगो है वो सेटिस्फाई हो रहा होता है ना, अपनी पीठ खुद सोहरा के कि अरे कुछ कर लें, तुम तो जानते हो है भैया कहाँ से आए रहे हैं। अब कोई नहा धो के बढ़िया कपड़ा पहन ले तो नवाब थोड़ी हो जाता है। ये जो तुर्रा है ना दिमाग में पश्चिम के,
स्वनाम धन्य विकसित लोगों के। एक चीज़ इसमें आखिरी कि हमारे मतलब जो ब्राउन स्किन है उनको अगर मैक एंड चीज़ खाना है तो हम उन्हें मैक एंड चीज़ उनकी ही मतलब क्यों बेच रहे हैं उस जगह पर जा कर के, वीरदास क्यों हो जाते हैं, किसको मुजरिम समझें, किसको दोष लगाएं। तो ये मोटा मोटी मार्केट है क्या ताऊ? मतलब ये बाजार ड्राइव कर रहा है या सोशल मीडिया ड्रिवन पब्लिसिटी की आकांक्षा है कि सोशल मीडिया ड्रिवन चीज़ें होंगी? आपको पता है कि आप सर्टेन तरह की चीज़ें कहेंगे तो वो वायरल होंगी, या वो मार्केट का है कि जैसे नन्नेट किस्म के अच्छे स्टैंड अप शोज़ आए और आपने देखा होगा वो, और वो बड़े हिट हुए, वोक स्टैंड अप कल्चर आया है अभी, तो उसका बाजार आया है, तो उधर वो क्या है? वो है, मतलब उसके पीछे मार्केट ही है या कुछ और भी है? मतलब दोनों तरह की चीज़ें हैं। एक तो यही वाला भाव है जो मैंने बताया कि वो भी इस तरह के लोगों को देख रहे हैं जो इस तरह का कंटेंट ला सके, तो पीपल लाइक अस वाला मोड है, तो वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि हम ये जो ब्राउनीज की प्रॉब्लम है ना, और ताऊ ने सही कहा कि व्हाट यूएस इज मिसिंग ऑन देयर प्लेट अ ब्राउनी तो ये जो पूरा खेल है, हमारा भी जो पूरा डेस्परेशन है ना, ये देश हिंदुस्तान, आप हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक केवल एक बीमारी से ग्रस्त है, मैं अंग्रेज कैसे हो सकता हूँ। हाँ, कोकोनट है ना। तो आप देखिए कि दक्षिण की फिल्मों में नायक नायिकाएं, खास करके नायिकाएं अचानक से बहुत गोरी हो गई हैं और उनको और गोरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर में तो आप भूल ही जाइए कि आपको सांवले मोटे लोग कभी अभिनय करते, सांवली अगर किरदार है तो गोरी महिला को सांवला करके उसको बिल्कुल उसको हाँ, तो उस तरह से कि देखिए हम ऐसे कर रहे हैं। और एक दो जस्सी जैसी कोई नहीं जैसे धारावाहिक थे, सामंता प्रभु को जो ये फैमिली मैन 2 था, हाँ उसमें कराया था ना, उसको तमिल दिखाना था तो काला कर उसको काला कर रखा था। तो ये बहुत विचित्र स्थिति है। तो ये मार्केट का मामला नहीं है, क्योंकि मार्केट उतना मजबूत नहीं रहा, ये मार्केट से भी बड़े हैंगओवर हैं। आपको अगर आज कोई ये कहे कि भैया 80,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी, लंदन में नौकरी करोगे, भैया 80,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, दिल्ली में नौकरी करोगे, आप कहें बाहर में जाए, दिल्ली लंदन चलो गुरु, हैं कुल गोरा गोरा देखे मिली, हम 4 बात सीख जाओ, यही कहती वह कहती। कभी किसी को आपने देखा गर्व से बताते हुए कि अरे हम चेन्नई गए थे, या कभी आपने किसी को देखा हो बताते हुए कि मैं बाड़मेर जैसलमेर घूम के आया हूँ। लंदन से लोग आते हैं तो ऐसा टेढ़ा होकर चलने लगते हैं, जूता पहनने का तरीका बदल जाता है। और ये वहाँ के लोगों में भी है। मुझे वहाँ एक व्यक्ति मिला था और उसने मुझसे पूछा कि आर यू फ्रॉम बांग्लादेश, मेरी दाढ़ी देखकर। वो ब्रिटिश था वो, और बहुत समय बाद मुझे उससे 15-20 मिनट बात हुई तो मुझे समझ में आया कि वो काफ़ी रेसिस्ट है। उसने कहा कि मेरे जैसी नीली आंखों वाले लोग यहाँ से अब विलुप्त हो गए और मल्टी कल्चरल चीज़ें हो गई हैं, जबरदस्त है, तो मैं नॉर्थ में अब शिफ्ट होऊंगा। जब उसे पता चला कि मैं इंडिया से यहाँ आया हूँ तो उसने मुझसे कहा कि योर फैमिली मस्ट बी प्राउड कि तुम यहाँ आए हो। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मतलब इसमें प्राउड होने जैसा, मैं एक जगह ही तो घूमने आया हूँ, इसमें क्या है? मैं नेपाल जाऊंगा तो फैमिली प्राउड क्यों? घर में 2 दिन प्राउड रहता है, तीसरे दिन से सब गरिया रहे होते हैं कि यहाँ मरब गिरब तो ये सारे तो आए न पई हैं। ये कितना प्रॉब्लमेटिक है कि वो लोग भी ये समझते हैं कि हम वहां जा रहे हैं तो हम लोग प्राउड हैं। हम किसी विदेशी से कहते हैं क्या तुम यहाँ इंडिया आए हो, तुम प्राउड हो कि नहीं? क्योंकि उसने जो चित्र देखे हैं ना, और उसने जो नहीं, हम कहते हैं कि वी आर प्राउड यू आर हियर देखा है, वो थोड़ा सा डाउटफुल है। हम उससे कहते हैं अंग्रेज से, जब अंग्रेज यहाँ आता है कि वी आर प्राउड यू आर हियर। अब मैं कहूंगा, मैं बदला लूंगा। आप देखिए ना दिल्ली की शादियों को, कि कहीं से भी अरेंज करके जो बच्चा और उसका बाप बिजनेस करते हैं, 4 वाक्य अंग्रेजी के बोल नहीं सकते, किसी अंग्रेज के साथ बैठ के कभी खाया पिया नहीं। शादी में ये बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कि 13-16 की तादाद में कुछ 2-4-5 गोरे पुरुष इंडियन अटायर में और कुछ 9-10 कनाडियन यूरोपियन महिलाएं, इनकी जरा आमद सुनिश्चित कीजिए आप, है ना। हे जेम्स, हे हाय, कम फॉर फोटो, जेम्स कम हियर, जेम्स ट्राई। अरे एजेंट है इसके गोरे गेस्ट लाने के एजेंट हैं शादियों में बाकायदा। और उसमें पता नहीं चलता, सबको लगता है कि सब आर यू फ्रॉम इंग्लैंड। कनेडियन महिला से बहुत गर्व से ऐसे पूछ लेते हैं, और सीधे जो है वो लड़की का बोले, अरे लड़के के दोस्त हैं ये लोग। हाँ, पूरा रहता वो है। मेरिडियन होटल से उठा के लाया है कि आपको इंडियन वेडिंग दिखाता हूँ, खाली टाइम में मुंबई खाना में भी मिलेगा फ्री। हाँ, और इंडियन अटायर दे रहा है सब किराए पे।
तो ये बहुत विचित्र सी स्थिति है और इसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई मामला बाजार का नहीं है। जो लोग अपने यहाँ का बाजार छोड़ के आपके बाजार में जान लगाए हुए हैं, आप उनके यहाँ बाजार खोजने जा रहे हो, ऐसी कोई अवश्यम भाविता नहीं है कि आप विकल्पहीन हैं इसलिए आप पलायन करके जा रहे हैं। आपके पलायन के पीछे केवल आर्थिक कारण नहीं है, आप बिल्कुल दूसरे कारणों से उधर जा रहे हैं। बाकी अगर पश्चिम की नियत या दुनिया की नियत भारत के व्यंग को, भारत की ये दुरूहता को, भारत की पीठ में निकले हुए मवाद के फोड़ों को अगर गंभीरता से देखने की चेतना भर भी होती या जरा सा भी इंटेंशन उसका होता तो परसाई का अनुवाद करा के पढ़ रहे होते वो लोग। वो वीरदास की नौबत तक आने की जरूरत नहीं रहती। इससे अच्छा वो कह देते ना आखिर में कि आई कम फ्रॉम एन इंडिया जहाँ आज भी लोग आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाते हैं। तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल, ज़्यादा रिमार्केबल बात होती। मैं माफ कर रहा था। हाँ ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और उस पार बाजार। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। वेलकम बैक टू तीन ताल। आज की पहली बिजार खबर एमपी गजब है से है मध्य प्रदेश से खबर है। यहाँ का खंडवा जिला है और वहाँ के आबकारी विभाग को ये लगा कि कोरोना की आपदा तो अब जाने वाली, आके भी चली गई, हमने कुछ योगदान नहीं दिया जनता के प्रति। तो आबकारी विभाग ने वहाँ पे उन्हें लगा कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा वैक्सीन जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया कि अब से शराब की दुकानों से, सरकारी शराब की दुकानों से वही व्यक्ति शराब खरीद पाएगा खंडवा में जिसको वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हों। ये मज़े की बात नहीं है। मज़े की बात यह है कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी। और वहाँ के आबकारी अधिकारी हैं आरपी किराड़, उनसे पूछा पत्रकारों ने, तो वो सुनिए आप पहले कि वो क्या बोले, उसके बाद बात करेंगे। इस कारण ये यहाँ लोकल प्रशासन ने जो आदेश दिए उसके तहत हमने यहाँ पे आदेश निकाला है कि जिसके दोनों डोज लग गए हों उसी को हम दारू की बिक्री करेंगे। और उससे पूछता है सेल्समैन कि भाई आपके दोनों डोज लग गए, तो दोनों डोज लग जाते हैं तो हम उसको बिक्री कर रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं। हम बोर्ड भी लगवा रहे हैं कि हर एक दुकान पे बोर्ड लगेगा कि भाई दोनों डोज वालों को ही दारू बेचेंगे। वेरीफाई कैसे होगा सर, किस तरह से उसको वेरीफाई? ये तो उसकी ईमानदारी से वो बोलेगा कि हाँ मेरे लग गए हैं। और हिंदुस्तान में अधिकतर हमारा खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। तो सर मतलब कोई सर्टिफिकेट पे देखा जाएगा या? नहीं सर्टिफिकेट नहीं, वो तो जो खुद ही जो ग्राहक बोलेगा हाँ मेरे दोनों लग गए हैं उसको दे रहे हैं। हिंदुस्तान का आदमी, इनका निजी अनुभव है कि दारू पीने वाला हिंदुस्तान का जो आदमी है वो सच बोलता है। आई लाइक दिस अधिकारी। हाँ हाँ, वेरी 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 लाइकवाइज। ये क्या है, किरार साहब ये नहीं समझते कि दारू पीने के बाद आदमी सच बोलता है। हाँ, यही शून्यांकी त्रुटि ये कर गए। पहले नहीं बोलता। पहले तो वो हर झूठ बोल सकता है हासिल करने के लिए। तो ये संभव है कि वो जाए दुकान पे और कहे कि मुझे दोनों डोज लग गई हैं, मुझे दारू दे दो, और उसका वो पौवा खत्म करके वापस आए और नहीं लगी, नहीं लगी। ये है कि किरार साहब के जो ये है ना साइन बोर्ड और ये सब, ये वापस भी हो सकते है ना। सडनली किरार साहब एक दिन सुबह 9 बजे टीवी पे आए, बोला कि हम ये आदेश वापस लेते हैं क्योंकि तपस्या में हमारी कुछ कमी रह गई होगी और हम कुछ लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पाए कि आप डोज लगवा के ही पिए। कि डोज लगवा के पिए। तो ये रवि शास्त्री के जन्मदिन पे कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये आइडिया है इंटरेस्टिंग, दोनों वैक्सीन लगाओ फिर। एक चीज तो है देखिए कि एक संदेश तो जा रहा है और जिसको ये नहीं पता है, मतलब एक तो हो गया रोज वाला, तो कहेगा झूठ बोल देते हैं यार। जो कभी कभी जाने वाला है तो वो सोचेगा यार लगवा ही लेते हैं दूसरी, आगे लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और रिमाइंडर कम से कम हो ही जाता है, लगवाए या ना लगवाए। वैक्सीन बार बार चर्चा में आता रहता है। हाँ। वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, इधर भी हम भी। जैसे कितना रिमाइंडर भारत में देखिए कि आप हर दीवार पे गुप्त रोगों का रिमाइंड करा रहे होते हैं, और इसलिए आधी आबादी भारत की जो है ना वो इस संदेह में रहती है कि वो यौनिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं है। तो उसका दिमाग में हमेशा एक भ्रांति रहती है कि यार ये गिनती में पूरे हैं कि नहीं।
सूचना भ्रांति। लेकिन जैसे आधार और पैन के बहुत रिमाइंडर आए, लोगों ने करवा लिया सिंक, है ना, इतने रिमाइंडर आए, इट वर्क्स, है ना। उन्हीं का नहीं हुआ जिनकी उंगलियां काम करते करते, मजदूरी करते करते साफ हो गई, तो उन लोगों का नहीं हो पा रहा है। ऐसे वीडियोस मैं अभी भी देख रहा हूँ। अभी कल परसों ही मैं कोई वीडियो देख रहा था जिसमें था कि कोई एक सज्जन उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि उनका तमाम किसान योजनाओं का लाभ इसलिए उन तक नहीं पहुंचा है क्योंकि उनके हाथों में सभी उंगलियों से निशान गायब हो चुके हैं, इसलिए उनका आधार नहीं बना है और बिना आधार के वो निराधार हो गए हैं। क्या काम करते हैं वो? मजदूरी, खेती, किसानी। अच्छा। और उम्र दराज हो चुके हैं। अब ये सोचें कि मतलब फिर भी शराब तो गनीमत है, ऐसा कोई कैंपेन आ जाता कि वैक्सीन नहीं है दोनों तो गुटखा नहीं मिलेगा, मसाला नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा वो बहुत कष्टप्रद कल्याणकारी होता। हाँ। मेरा निजी अनुभव ये कहता है कि वो बहुत कष्टप्रद होता। हालांकि लोग रास्ता निकाल लेते, खुद ना खरीदते, दूसरों से मंगवा लेते। इसमें करना क्या है, एक वैक्सीन लगाने वाले से और दोस्ती हमारे करनी। पास तो दोनों डोज है, हमें क्या। और देखिए किरार साहब जो हैं उनमें एक भोलापन है। जब वो कहते हैं कि आवश्यकता क्या है वेरीफाई करने की, जब आदमी खुद बता रहा है और नहीं, ये स्थापित करता है कि वो आबकारी विभाग से हैं। और ये जोड़ते ये जो हैं सच्चाई है ना कि उनमें, मेरे अनुभव में ये जो सच्चाई है उनकी, गजब है वो बहुत। मतलब मैं मुग्ध हूँ, मतलब आपको याद हो एक बार मतलब वो केवल आप ही थोड़ी सच बुलवाएगी, हाँ। आबकारी भी तो सच बुलवा सकता है। वो राजू श्रीवास्तव एक सुनाया करते थे कि उनसे वो बस में टीटी चढ़ गया ट्रेन में और पूछा गजोदर भैया से, टिकट कहाँ है? लिया है, टिकट लिया है। बोले टिकट लिया है, टिकट लिया है। तो वो इस बात को समझ नहीं रहा है भोलेपन को, कि वो दिखाने को कह रहा है। वो कह रहा है कि जब मैं कह रहा हूँ तो भरोसा करो, झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? तो वैसा भोलापन। हाँ। एक चीज़ और ये बताएं कि ये जो है कि दारू पीने वाला उनके अनुभव में झूठ नहीं बोलता, ज़्यादा सच बोलने वाले, ज़्यादा झूठ बोलने वाले, इनकी और कोई निशानियां आइडेंटिफाई कर पाए? कोई निशानी नहीं है, कोई भी निशानी नहीं है। जैसे दारू पी के अक्सर लोग करे थे, यार तू मेरा भाई है, 3 घंटे बाद उसको तमंचा रख के गोली मार देते हैं, है ना, या अगले दिन उसको धर के पेल देते हैं कि तू हर बार मेरे पैसे से पी रहा है, तू कब पिलाएगा? यार तू मेरा भाई है, बहुत देर रुकता नहीं है। दूसरा क्या है, दारू पी के आदमी कहता है आज मैं उसे जान से मार दूंगा, और खड़ा होकर के अपने दरवाजे से बाहर तक नहीं निकल पाता, उसके दरवाजे पहुंचने तो बहुत दूर की बात है। तो आदमी सच कब बोल रहा है और कब नहीं, आदमी क्या वाकई सच बोलना चाहता है या नहीं, या क्या आदमी को सच पता है या नहीं, ये तीनों ही देख के जान के। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अचानक पॉलिटिकल हो गया ये मामला? नहीं, पॉलिटिकल तो नहीं हुआ, पॉलिटिकल हो ही जाता है, हर चीज पॉलिटिकल है। सच से पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है। ट्रुथ इज द मोस्ट पॉलिटिकल थिंग। और सत्य अकेली ऐसी चीज है ना जो कि सबके लिए अलग है। बिल्कुल, व्याख्या का प्रश्न है। हाँ, तो डिब्बे में बंद बिल्ली वाली स्थिति भी है उसमें। ठीक है, तो अब इसके पहले की और गंभीर हो, अगले विषय पे अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। भाइयों बहनों, टीवी की बात करनी है। टीवी एक फिनोमेना था अपने समय में, अभी भी होगा ही, पर नहीं, शुरू से आओ, टीवी की बात क्यों करनी है वो भी तो बताओ। हाँ, वो भी बता रहा हूँ। तो वो एयर पोल्यूशन पे सुनवाई हो रही थी। सबसे पहली बात तो ये है, इसलिए करनी है क्यों सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कह दिया कि टीवी जो है, टीवी डिबेट्स ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही हैं, जो वायु प्रदूषण हुआ है उससे। पर 21 नवंबर को जब ये बात तो ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन चलो आगे चलते हैं। हाँ पर क्या है कि एयर पोल्यूशन ऑन एयर पोल्यूशन में फर्क होता है। और न्यायाधीशों को ना चुटकी लेने की बहुत आदत लग गई है, फैसला करते हैं। हाँ, ये किसी मजे को लेते चुटकी हैं। मजे लेते हैं। तीसरी बात ये है कि पोल्यूशन किसी के कुछ करने से कुछ जाने वाला है नहीं, लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल ने 2-4 घोषणाएं कर दी, केंद्र ने कुछ 2-4 घोषणाएं कर दी, तो न्यायपालिका को अगर हम लोग क्यों पीछे रहे, सबको बुलाओ, हम भी कुछ बोलना चाहते हैं ताकि जब हवा चले और पोल्यूशन चला जाए तो ये लोग बोल सकें, देखो इसने ये किया, इसने ये किया और हमने ये किया। तो 21 नवंबर को वर्ल्ड टीवी डे होगा। तो उससे पहले हमने सोचा कि हम तीनों बैठ के ना टीवी के जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उस पे थोड़ी बात करें। वो जो इतवार का इंतजार होता था, गुरुवार से दिल में तितलियां उठने लगती थी कि खुदा गवाह रही है 3 बजे अब की रविवार। वो समय चला गया, लेकिन वो अच्छा लगता था, आप समय नोट करके रखते थे। और रोजगार समाचार के प्रति जितनी नफरत युवाओं में मैंने देखी है इस देश में, क्योंकि रविवार को फिल्म आती थी और उसके बाद में मेरे ख्याल से 7:10 से या 7:30 बजे से रोजगार समाचार का समय शुरू हो जाता था, और वो 20-25 मिनट का ब्रेक होता था। तो उसके बाद फिर फीचर फिल्म का शेष भाग रोजगार समाचार के बाद, ऐसे करके। अच्छा, पहले विज्ञापन नहीं आते थे, चलते हुए कंटेंट पे बीच में ब्रेक लिख के आता था। फीचर फिल्म के इस भाग के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती,
फीचर फिल्म के इस भाग के प्रायोजक हैं कोलगेट टूथ पाउडर। टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक क्या है? टर्मरिक। लेकिन एड्स याद, मतलब एक तो शायद एक्सपोजर कम रहने से मुहासों को जल से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाये, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम। याद है, देखो कितनी पुरानी। और एक बन्नो वाला भी आया था उसमें, वो भी बड़ा। ताऊ, आपने एक बार 3 ताल की एक एपिसोड में बताया था, बहुत बुराई हो सकती है टीवी की, हमने की भी है पिछले दिनों सोशल मीडिया पे जब बात कर रहे थे तब भी। नहीं, अब हम हाँ, इसीलिए मैं थोड़ी यूटिलिटी और मैं उसको इस स्तर का नहीं मानता हूँ कि उसकी बुराई करूँ। हाँ, हाथ क्यों गंदे करने जी। तो वो आपने एक बार बताया था कि मैं रात में कुछ चला के सोता था, है ना, भले ही टीवी चलता रहे, ऐसा लगता था कि कोई है, भले ही वो सीमित उपयोगिता है पर वो थी। तो उससे भी पहले, चाहे तो हॉस्टल का भी कोई किस्सा हो तो बताइए, टीवी से आमना सामना, टीवी से पहला एक्सपीरियंस, पहले क्या देखा, क्या देखते थे? हमारे हॉस्टल में टीवी नहीं थी, तो हम हॉस्टल की म्यूजिक था कंजूस का, हाँ, बाउंड्री थी, उसको जंप करके बाहर चले जाते थे और किसी की खिड़की से देख लेते थे। एक नया टोला करके मोहल्ला था, उसमें किसी के घर में टीवी चलता था, वहां पे काफी लोग खड़े रहते थे चित्रहार इत्यादि देखने के लिए। और फिर जब टीवी पहली बार आया, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मेरे घर, तो एक चैनल का दिन था। मैं उसको एक्चुअली मिस करता हूँ कभी कभी, ऑप्शन नहीं थे, है ना, हालांकि बटन था एक जो शायद 8-10 टाइप का होगा, वो घूमता था, पर चैनल एक ही था। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं था कि अभी क्या देखना है, वही देखना है जो आ रहा है, वही, है ना। एक्सपोजर कम था, बिजली भी कम आती थी, वो फायदे थे, वो अच्छा लगता फायदे थे। एक स्टेबलाइजर होता था जिसका कान लोग ऐंठते रहते थे। तो एक वो दिन, फिर तो खैर टीवी में क्रांति आ गई। मैं खुद, मेरे घर में बुधवार का इंतजार होता था, चूंकि मैं टीवी पे उस समय बुधवार के 8 बजे अपीयर होता था, 8:30 बजे तक के लिए। तो दूरदर्शन और जी न्यूज फिर शनिचर को आया, फिर बुधवार को ही आता था। हाँ, बुधवार को 8 बजे मैं अपीयर होता था, 8:30 बजे चला जाता था। तो हमारे पूरे इलाके में इस बात का रहता था, मतलब मेरी माँ ने प्रचारित कर दिया था, हमारे 2 एक्सटेंडेड रिलेटिव्स भी, गाँव पूरा का पूरा एक जगह बैठ जाता था कि नहीं आज तो भैया आए रहे। तो वो उसमें खबर पढ़ते थे? नहीं, हाँ। मैं एक्टिंग करता था। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये वाली कहानी नहीं पता है। हाँ, मेरा एक प्रोग्राम आता था, एक से बढ़कर एक। हाँ, वो तो एंकर करता, बहुत मशहूर प्रोग्राम था, बहुत सुपरहिट प्रोग्राम था वो। अच्छा, मुझे ओके, तो वो करता था। लेकिन वो देखा है मैंने, एक से बढ़कर एक, ये याद देखा होगा। तो वो टॉप 10 गाने होते थे उसमें। तो मेरा उसमें टीवी का अनुभव ये था, तो गाना मतलब 2 गानों के बीच में आता था मैं। अच्छा, कुछ बोल के चला जाता था। यूट्यूब पे है वो कहीं? यूट्यूब लोग मांगेंगे उसका लिंक, अभी बता दीजिए। तो नहीं, वो बहुत एक्चुअली क्या था, उस समय इस चीज को मैं समझा नहीं। तो मेरी माँ ने कुछ एपिसोड्स रिकॉर्ड किए थे, चूंकि उस समय रिकॉर्डिंग कैसे करें ये भी पता नहीं था। तो मेरी माँ ने किसी से बोल के बड़े शहर में, जहाँ पे VCR होता है, वहां पे उससे रिकॉर्ड करवाया, कैसेट में रिकॉर्ड करवाया, और जो रखा रहा घर में, और बहुत दिनों तक वो रखा रहा, और कुछ खराब हो गए बिल्कुल, मतलब उसमें कीड़े पड़ गए, एक तरह से कह लो तो दीमक लग गया था, पूरी अलमारी खराब हो गई थी। तो उसमें 2-3 कैसेट रिट्रीव हुए, जिसमें से मेरे भाई ने एक की CD बनवाई, 1-2 टुकड़े में बहुत गंदा सा आया, पर जो भी है वो याद है। कभी मैं सोचता हूँ कि दूरदर्शन जाऊं, मुझे किसी ने बताया है कि दूरदर्शन में जितना कुछ प्रसारित होता है वो सब अभी भी रखा हुआ है, बिल्कुल, किन्हीं आर्काइव के कारणों से। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन जाकर वो सब तो ले आऊं कभी, मतलब बहुत ही घटिया है उस तरह के काम में शायद। लेकिन अच्छा लगा आज के विषय के बहाने ये कहानी तो खुली। हाँ। तो फिर टीवी से एक जुड़ाव हो गया मेरा, कि चूंकि एक मतलब बिजनेस ही बन गया वो, एक तरह से काम करने लगा मैं। फिर मैंने वो दुनिया छोड़ दी और समाचारों की दुनिया में अपने आप को स्थापित किया, तो काम हो गया समाचार देखना। और उसके बाद में ज्यादातर न्यूज चैनल ही देखता था, और सीरियल की दुनिया, उस समय जब हम छोटे थे ना, तो सीरियल्स नहीं होते थे, मतलब दूरदर्शन पे होते थे, जो कि हमें देखने की परमिशन नहीं थी। तो सीरियल नहीं, फिल्में देखते थे। जैसे आपने कहा कि एक दिन अगर रविवार को फिल्म आ रही है तो देखना है। रामायण, महाभारत, इन सब का जो फीवर था इस देश में, उसको मैंने महसूस किया है। बिल्कुल, कैसे पूरा सड़कें खाली हो जाती थी रामायण के टाइम में। और मैंने अपने यहाँ देखा है कि रामायण देखने के लिए लोग आते थे मेरे घर में, तो पूरी चटाई बिछती थी और टेलीविजन को बाहर कर दिया जाता था बरामदे में, और आदमी उसके बाद प्रसाद खा के जाते थे। बिल्कुल, खीर थोड़ा थोड़ा। इलायची दाना हमारे यहाँ रखा जाता था, सफेद वाला, कटोरी में, मतलब गांव घर में। हमारे लिए टेलीविजन एक सोशल इंजीनियरिंग है।
क्योंकि जो ताऊ बता रहे हैं वो सारी चीजें मैं एकदम पूरी तरह से एग्री ये करता हूँ। थोड़ा सा उस जनरेशन के है ना जो हमारे और तुम्हारे बीच में। तो लेकिन मेरे घर में बहुत सारे रिश्तेदार कम रुकते थे अपने बच्चों के साथ, क्योंकि मेरे घर में टीवी नहीं था। वो चाचा के घर रुका करते थे, उनके यहाँ टीवी था और फिर उनके यहाँ कलर टीवी था और फिर उनके यहाँ टीवी और वीसीआर और फ्रिज तीनों चीज थी। तो ये व्यवस्था थी। दूसरा सोशल इंजीनियरिंग इसलिए भी है कि हमारा एक मित्र जिसके पिताजी एक सरकारी विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे और वो जाति का जाटव था, उसके घर में बैठ करके एक कमरे का घर उसको जो अलॉट था एस्बेस्टस की छत वाला, उसमें एक छोटे पोर्टेबल टीवी पे मैंने कई धारावाहिक और फिल्में देखी हैं। तो एक बभन टोले के बच्चे का ऐसे घर में बैठ के फिल्म देखना, और उसके लिए बहुत लतियाए गए, बहुत गालियां सुनी, बहुत कूचे गए। लेकिन वो सोशल इंजीनियरिंग दो तरह से ये टीवी मुझे याद दिलाता है कि एक तो मैं कहाँ पे किनको जोड़ रहा था और कौन जोड़ने से बच रहे थे। ये कमाल के मुझे याद आता है जब भी मैं टीवी के बारे में सोचता हूँ। लेकिन टीवी का एक स्वरूप वो है जिसमें ताऊ ने बताया कि केवल एक चैनल है, ब्लैक एंड वाइट है, जो आ रहा है वो देखना है। इसने मुझे कुछ एक ऐसी चीज़ें दी जो मेरे साथ के बहुत सारे लोगों ने कभी पसंद नहीं की और कभी उनका इंटरेस्ट नहीं रहा। वो उस समय में टीवी के सामने नहीं बैठते थे। बड़े राजनेताओं के मर जाने पे 3 दिन तक मनाया जाने वाला टेलीविज़न पे राष्ट्रीय शोक, जिसमें कई बार धुनें बज रही होती थी, तो लोगों के घरों में बैठ के मैंने शहनाई टीवी पे घंटों सुनी। सिर्फ शास्त्रीय संगीत, केवल शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम होते थे टेलीविज़न पे, और केलुचरण महापात्रा और इस तरह के लोगों को हमने डांस करते हुए उसमें देखा है। ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, इनके तमाम बहुत ही अद्वितीय अद्भुत परफॉर्मेंसेस वो मैंने टेलीविज़न पे ही देखी, दूरदर्शन पे ही देखी। दूरदर्शन कल्चरली बहुत रिच था। और इसलिए ये जो पूरी की पूरी अपब्रिंगिंग है, टीवी ना होते हुए भी टीवी ने मुझे जो दिया है, वो आज इतने सारे टीवी होते हुए घरों में वो टीवी लोगों को नहीं दे पा रहा है। हबीब तनवीर से अब से कुछ 13-14 साल पहले एक लंबी चर्चा हमने इसके ऊपर की थी, परफॉर्मिंग आर्ट्स पे, और मेरे ख्याल से पृथ्वीराज कपूर का 100वां शताब्दी वर्ष था और उसके बारे में मैं उनसे कुछ इंटरव्यूज़ कर रहा था कि पृथ्वी थिएटर और इप्टा ये दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करते थे मुंबई में, तो आपकी स्मृतियाँ क्या थी पृथ्वीराज कपूर को लेकर के। और वो इंटरव्यू के बहाने फिर और बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत चली। 2 दिन उनके साथ रह करके रिकॉर्ड किया, करीबन 5-6 घंटे। उस रिकॉर्डिंग में एक जो बात जो मेरे दिमाग में बैठ गई, और उन्होंने कहा कि टेलीविज़न इस देश में आया और उसकी तैयारी ऐसे शुरू हुई कि फिल्म प्रभाग, बाल फिल्म बोर्ड, इस तरह की चीज़ें बनी, और उन्होंने टेलीविज़न के लिए कार्यक्रम बनाए बच्चों के लिए, कुरीतियों के खिलाफ, विज्ञान की कहानियों पे, खेल के ऊपर, हवाई जहाज़ के बनने पे, या समुद्र के गोताखोरों के बारे में, तमाम सारे आइलैंड्स, तमाम तरह की सांस्कृतिक परिचय, ये सारी चीज़ें टेलीविज़न कर रहा था। लेकिन वहाँ से जब उसको बूम पे आना चाहिए था, तभी वो डिरेल हो गया। और टीवी इस देश के केवल एकेडमिक एजुकेशन नहीं, एक सोसाइटी के तौर पे शिक्षा में जो सबसे प्रभावी माध्यम होने की वजह से भूमिका निभा सकता था, उस भूमिका को पूरी तरह से टीवी ने गिव अप कर दिया। आज वो कंटेंट बना रहा है जो हो सकता है कि उस तरह की भूमिका निभाता नजर आए, लेकिन उस कंटेंट का नियंता बाजार है। उस कंटेंट का नियंता समाज नहीं है। तब बाजार नियंत्रित नहीं था। और बाबा ने हबीब तनवीर बोला, तो हबीब तनवीर की कृति थी आगरा बाजार, बिल्कुल, जो दूरदर्शन पर ही आती थी। वहीं से मैं नजीर को इंट्रोड्यूस हुआ, नजीर अकबराबादी का नाटक। इतनी गहराई में गया, फिर मैंने उनकी सारी रचनाएं पढ़ी, उनका स्टाइल समझा। और हबीब तनवीर जैसे लोगों को, मैं चूंकि दिल्ली में नहीं रहता था या ऐसी जगहों पे नहीं रहता था जहाँ की इप्टा जाकर नाटक करे और हबीब तनवीर आए, उनसे परिचय मेरा टेलीविजन पर ही हुआ, छोटे से स्क्रीन पे, ब्लैक एंड व्हाइट में। वो संगीत, साहित्य और संस्कृति, इसका बड़ा रिफ्लेक्शन था टीवी में, और ये तीनों चीजें गायब हो गई हैं ना। अब आप देखें सुरभि कितना कमाल का शो था, है ना। ताऊ का जो कार्यक्रम था उसके अगले दिन बिफ्फे को आता था तहकीकात, जासूसी पे, कमाल का। देवानंद के भाई जो देवानंद का, विजय आनंद वाला। और आज आप FIR देखिए, आज आप क्राइम पेट्रोल देखिए, तमाम तरह के ये धारावाहिक आते हैं। मतलब ये हिंसा दिखाने को आतुर हैं
वो हिंसा छुपाने को आतुर थे, क्योंकि उस वक्त तक टेलीविज़न बिमल रॉय वाले मोड में ही था, जहाँ पे आत्महत्या करते हुए सिनेमा में नहीं दिखाना है, एक पड़ी हुई लाश दिखानी है और एक ज़मीन पे गोल गोल घूमती हुई पॉइजन की शीशी दिखानी है। प्रोसेस तक नहीं दिखाना है सुसाइड का, प्रोसेस तक नहीं दिखाना है किलिंग का। अचानक से सेट पे अंधेरा हो जाएगा और आ की आवाज़ आएगी, गोली चलने की आवाज़ आएगी और उसके बाद में फिर राम नाम सत्य है। तो इस तरह की जिम्मेदारी थी कि हमें कैसे क्राइम को अवॉइड नहीं करना है, लेकिन क्राइम की लिटरेसी नहीं लानी है। टीवी ने ये सब किया है, और इसलिए जब आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि इस पे एक एपिसोड में एक बार में बात हो ही नहीं सकती। हाँ, नहीं हो सकती। टीवी के बारे में बात करना एक बहुत ही सुखद अतीत को फिर से खोल देना है। जैसे मुझे ना मिले सुर मेरा तुम्हारा बहुत पसंद था। अद्वितीय और मैं बालक था तब, और मैं उसको एनालाइज नहीं कर पाता था कि मुझे नॉर्मली उसकी कॉम्पोजिशन, सिंगिंग इस तरह की नहीं है जो बच्चों को लुभाए, है ना। वो एक चिड़िया अनेक चिड़िया जैसी सिंगिंग नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद था। बाद में मैं समझ पाया कि बनकर देश राग एक था, कलेक्टिव कॉन्शियस को एड्रेस करते थे वो और गीत। भारतवर्ष सूरज का एक नाम, हम हैं वासी सूरज के इस देश में। सब में हम की बात थी, कहीं मैं नहीं था। मेरे ख्याल से गुरटू की आवाज में, या नहीं गांगुली की आवाज में। तो इस तरह के गीत थे, कमाल की चीजें होती थी। मतलब भूपेन हजारिका बीच में आते थे और वो अपनी कविताएं सुना रहे होते थे। आज आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी कवि को, किसी ठीक ठाक कवि को, किसी ठीक ठाक शास्त्रीय गायक को, अनलेस अंटिल उसने किसी सिनेमा में गाना ना गा दिया हो, कंपोज न कर दिया हो, न सवाल पूछने वाले बच्चे हैं, न जवाब देने वाले दिखाई देते हैं। तो अजीब सी रिक्तता है, अजीब सा शून्य है। एक घर है जिसको बहुत तमीज से बनाया गया, अब उस घर में कोई नहीं रहता है, लोग उसे पेशाब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत में टीवी मालगुडी डेज, कमाल। उसका सिर्फ म्यूजिक ताना ना ताना, नींव, हाँ है ना, नींव। हाँ। हम पंछी एक डाल के, स्कूल से किले का आता- रहस्य, स्कूल सिग्मा, ही मैन, हाँ, ही मैन, अरे टॉम एंड जेरी। अंकल स्क्रूज भी देखता था। MTV भी पहले दूरदर्शन पे आया। अच्छा, हाँ, इस देश MTV में दूरदर्शन MTV पे आया। पहले दूरदर्शन पे आया। और पहले MTV या VTV तो बाद में आया। आज तक भी पहले दूरदर्शन पे आया। आज तक भी सबसे पहले दूरदर्शन पे आया। घंटे भर आया, फिर उसने कहा कि नहीं, हम मैं स्कूल से आता था ना, तो मेरी एक थी धूप में ही क्रिकेट खेलने निकल जाना। तो उसके लिए माताजी ने मेरा ये एक अनिवार्य नियम बना दिया था कि तुमको सोना है, स्कूल से आते ही भोजन करो, थोड़ी देर सो जाओ। वो जबरदस्ती कि धूप में ना जाए बालक, इसके लिए। तो मैं सिर्फ एक एवज में बाहर नहीं जाने पे मंजूरी में तैयार होता था, राजी होता था। वो यही था कि 3 बजे शायद मालगुडी डेज आता था। मतलब ठीक है, मैं सोऊंगा नहीं, मैं मालगुडी डेज देख लूंगा, इस एवज में मैं नहीं जा सकता बाहर खेलने। तो ये है मालगुडी डेज। बाबा, आपने तो चंद्रकला और इसका भी, चंद्रकांता और वो बेताल वाला जो आता था, बेताल 25, हाँ। विक्रम बेताल, हाँ। उसका भी जिक्र आपने पहले किया है। हाँ, तो चंद्रकांता, विक्रम बेताल, बुनियाद, शांति और युग बदला बदला हिंदुस्तान। तो ये सब मैंने देखे, और पिछले 20 वर्षों में टेलीविजन बहुत कम देखा, लेकिन जो देखे उसमें उतरन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लापता गंज, मम्मी कसम। लापता गंज और तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे भी फेवरेट। हाँ। बहुत सिंपल तो है। मैंने ये दोनों देखे, और उतरन भी बीच बीच में कोई देखा। भी एपिसोड देख सकते हो। हाँ। आपको कोई पीछे की कहानी अभी तक आपने देखा, इस तरह का कुछ नहीं सोचना है। हाँ, 3 ताल की यही तरह। है। नहीं, मुझे वो भी FIR भी अच्छा लगता है। हाँ, FIR भी अच्छा था। ये वाला बदकिस्मती ने, और मुसद्दी लाल का अगर मैं जिक्र नहीं करूंगा तो अन्याय कर बैठूंगा। ऑफिस, बहुत गजब। बदकिस्मती ने दे दिया है पेड़ा इज़दा, ये कर देगी मुझे टेढ़ा इज़दा। सारा भाई वर्सेस सारा भाई। हाँ, रोशेश की बात कैसे नहीं करें। बिल्कुल। वो इंडिया और भारत दोनों थे एक ही घर में। हाँ। बिल्कुल। वो PWD वाले शर्मा जी उसमें हुआ करते थे, लापतागंज में। उसमें भी बहुत अच्छे किरदार थे, नहीं, छोटी टाई वाले। और एक चीज और है, गांवों में बॉलीवुड को जैसे परसीव किया गया, उस समय नायकों के लिए अलग तरह के संबोधन थे और अपने अलग अलग उच्चारण थे। जैसे हमारे यहाँ सुनील शेट्टी कोई नहीं बोल पाता था, सुनील सेट्टी थे वो, है ना। सनी देवल, बॉबी देवल। और लोगों के लिए सिर्फ इतनी जानकारी पर्याप्त, जैसे कोई आए, कोई फिल्म चल रही है, हीरो कौन है, नया है कोई, इतनी ही जानकारी पर्याप्त होती थी। उनकी जो जिज्ञासा, जुगुप्सा थी, शांत हो जाती। कोई नया है, देखते हैं नया कैसा है, नाम बाद में। हमारे यहाँ था अमिताभ बच्चन। हाँ, अमिताभ बच्चन। हम लोग क्या कहते थे कि इतने लंबे आदमी बच्चन नाम धरे हैं, कहीं श्रीवास्तव हैं, दरअसल बच्चन टाइटिल है। वो
शक्तिमान का जब गाना आता था तो चूंकि उस समय उतने अच्छे साउंड सिस्टम, उतने अच्छे साउंड सिस्टम नहीं थे, तो मिसहर्ड लिरिक्स हुए हैं ना सबके। शक्तिमान को देख के मुझे हमेशा लगता था कि कॉस्ट्यूम मिले सुर मेरा तुम्हारा में जो दूसरी भाषाओं के लाइन हैं वो सब मेरे लिए मिसहर्ड लिरिक्स ही थे। हाँ। बाद में मैं समझा एक समय था कि नहीं, हाँ वो तो था, लेकिन मैंने खोज के उसको सही किया और एक समय था पूरा याद था। हाँ, याद लेकिन तो अभी था। वापस इंटरनेट आने के बीच-बीच बाद में मैंने अटक उसको जाते हैं। समझा है। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है। ये वो शक्ति है, दुनिया बदल सकती है। तो उसमें आता था ये अवतार नहीं है, ये इंसान है। बहुत बाद में पता चला कि अवतार बोल रहा है। मैं उसको शुरू में यही समझता था, बोल रहा है ये अमिताभ नहीं है, ये इंसान है। गजब था। टीवी पर एक शेर भी है, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। वो ये कि टीवी का ये मजाक अदीबों के साथ है। जो टीवी में बाद में मुशायरे और कवि सम्मेलन भी आने लगे ना। टीवी का ये मजाक अदीबों के साथ है, शायर से दुगना रख दिया कव्वाल का बजट। क्या बात है। एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद न्योता वाले श्रोता। वेलकम बैक टू तीन ताल। और अब आखिर में तीन तालियों की चिट्ठियां और प्रतिक्रियाएं और कुछ ऑडियो चिट्ठियां भी है, अगर सुनना पाए। कुछ ताज़ा रिएक्शन हैं जो पिछले एपिसोड्स पर आए। पहला बैटमैन का आया है, यानी ब्रूस वेन, यानी अपने जय सिंह जी का, मुंबई से। और इन्होंने बहुत तगड़ी ऑब्जर्वेशन भेजी है। ताऊ हमेशा लिसनिंग मोड में रहते हैं। मैंने अक्सर ये देखा कि ट्विटर पर होने वाले ज़्यादातर स्पेसेस को ताऊ बड़े धैर्य से सुनते रहते हैं। शायद यही लगन इनके देश दुनिया के विशाल अनुभव का राज है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और जितना ये सोख रहे हैं, जितना आत्मसात करते चलते हैं, हाँ। आज भी मतलब स्टूडियो में आने के पहले तक ये जो है, बल्कि यहाँ स्टूडियो में बैठ के माइक ऑन होने से पहले तक स्पेसेस में किसानों को बात कही सुन रहे एक स्पेसेस बंद हुआ है, उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पंकज जी ने भेजा है, ये बाबा का वाह बहुत ही भयानक है। व्यक्ति ने पत्नी की हत्या कर दी और बाबा के मुंह से अनायास निकला वाह। और बाहे वाह वाह भाई। और ताऊ बाबा, इन बच्चों की भी अपनी डिक्शनरी है, अर्बन डिक्शनरी, ऐप स्टोर पर मिल जाएगी और वहाँ भाषा का बिल्कुल डेमोक्रेटाइजेशन हो चुका है। हिरेन भोजानी ने 3 बातें लिखी हैं जो पिछले एपिसोड में उन्हें ज़्यादा पसंद आई, और हम तीनों की एक एक बात है उसमें। सूचना क्रांति और सूचना भ्रांति, धागा खोल दिए ताऊ। कुकर भी शर्म करते हैं, अति ना हो जाए तब तक सीटी नहीं बजाते, बाबा भी गजब हैं। और कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है, कुलदीप भाई लाजवाब। ये तो ट्विटर पे भी चल गया था। हाँ 3 तालों परांत ट्विटर पे चलने किसी ने ट्वीट कर दिया था। और इन्होंने ये भी लिखा है कि नोटबंदी की भव्य सफलता के बाद, चूंकि ये गुजरात से हैं, अब आई है अंडा बंदी, नॉनवेज बंदी, और यही शुद्धि लहर अब पूरे गुजरात में पहुंच रही है। पर अच्छा यह है कि बिजारो तेजक खबर का कोटा खत्म नहीं होने देंगे। बिल्कुल, नसबंदी भी आ जानी चाहिए, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है देश में। हाँ। एक चुटकुला भी भेजा इन्होंने, कॉन्वर्सेशन इन हेवन। तो सीरियन आदमी बोलता है कि आई डाइड बिकॉज आइसिस बॉम्ब्ड माई हाउस। अमेरिकन बोलता है आई डाइड बिकॉज ऑफ अ हरिकेन। डेलाइट बोलता है कि मैं तो प्राणायाम कर रहा था। अच्छा है। सनी कुमार छपरा बिहार से लिख रहे हैं, ये दूसरी मौत है जिस पे मैं कहना चाहता हूँ वाह। सनी कुमार छपरा बिहार से लिख रहे हैं, बाबा का गलगल वाला नींबू और ताऊ का चपोतरा, उसे हमारे यहाँ गागर नींबू कहते हैं, और मेरे घर में इसका पेड़ है। इन्होंने 3 तालिया ग्रुप पे फोटो भी भेजी उस नींबू की। बहुत सही। इन्होंने आगे ये लिखा है कि अरविंद केजरीवाल तो बाबा के मित्र ही हैं, फिर बाबा उन्हें डांटते क्यों नहीं हैं, पूरा झगियाए हुए हैं यमुना को। तो ये बाबा, एक आध बार सवाल आया थोड़ा मित्रता और ये वाला, इसको थोड़ा आप एक बार क्लियर कर दीजिए। एक बार और मतलब हम लोगों ने साथ में काम किया, हम लोग मित्र हैं, लेकिन हम लोग ऐसे मित्र हैं जो नदी के 2 किनारे हैं। एक तो वैचारिक रूप से हम एक नहीं हैं, हमारे देखने की दृष्टि अलग थी, उनके देखने की दृष्टि अलग थी। हमारी देखने की दृष्टि बिल्कुल गलत थी, ऐसा कहा जा सकता है, तमाम सारे लोग ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि हम तो यहीं रह गए आपके साथ स्टूडियो में 3 ताल रिकॉर्ड करते हुए। उनके देखने की दृष्टि हो सकता है कि सही लगती हो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गए भाई साहब, वाह, है ना। तो ये है मामला। हाँ, हम लोग मिलते हैं कभी कभी, साल 6 महीने 2 साल में 3 साल में कहीं एक जगह पे टकरा जाते हैं, हालचाल पूछते हैं। एक आध निजी समारोहों में भी आना जाना हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, जब भी मुझे कुछ बहुत कष्टप्रद लगता है तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर देता हूँ।
सतविंदर सिंह गुरदासपुर पंजाब, इनकी चिट्ठी आई है। ताऊ बाबा और सरदार जी और सुनने वालों को आदर भरा नमस्कार। 57वां एपिसोड सुना, जिंदगी रही तो इसके बाकी एपिसोड को भी मैं बार बार सुनता रहूंगा। आपकी खूब जिंदगी रहेगी, चौचक आप जिएंगे और आपको बहुत बधाइयाँ, तीनों कानून वापस हो गए। हाँ, पंजाब की ही सफलता है ये। आगे लिख रहे हैं कि कुलदीप जी ने ये जो राइमिंग मेरे साथ 57वें एपिसोड के साथ की, 57वां एपिसोड, ये जो आप धीरे से इस तरह की चीज़ें रोल कर देते हो, ये 3 ताल में जान डाल देती है। और कुलदीप जी, आपके जैसी आवाज़ के मालिक मेरे एक बॉस हैं, उनका नाम भी लिखा है इन्होंने, संदीप अग्रवाल भैया, उनको भी सुनवाओ 3 ताल। और जब बाबा और ताऊ एक साथ कुछ बोलने लगते हैं और फिर थोड़ी देर रुक के एक दूसरे को स्पेस देते हैं बोलने का, तो बस डर लग जाता है कि कहीं रुकने वाला अपनी बात को दबा ना ले, क्योंकि हमें वो भी सुननी है। तो लेकिन जब आप आते नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप रिज्यूम कर देते हो तो राहत आती है, वो यही कह रहे हैं। तो बाबा, जब भी मेरा ढाबा खुलेगा उसका नाम, आपका नाम उसमें होगा, आपका उस पर पूरा अधिकार भी होगा, ये मेरा वादा है, ये भरादा वादा है। सबकी जय हो। प्रावादा ढाबा, आप बोलूं तो प्रावादा ढाबा ही खोलना पड़ेगा। बाबा दा ढाबा, बाबा दा ढाबा तो 80 खोलेंगे। तो सतविंदर सिंह ये गुरदासपुर पंजाब से थे। और अनूप कुमार बनारस वालों की भी चिट्ठी आई है, छोटी सी। इन्होंने लिखा है कि प्रस्तोता त्रयी को मेरी बेशुमार मोहब्बत, 57वां अंक सुना और राहुल गांधी की तरह कहना चाहूँगा, मज़ा आया। पिछले कुछ एपिसोड्स, भाई ये मज़ा पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को भी दो। और पिछले कुछ एपिसोड्स से वेब सीरीज़ और फिल्मों के सुझाव की जो कमी महसूस हो रही थी वो अब पूरी हुई। आप कोशिश करें इसको स्थायी बना लें, बिजार खबरों की तरह। अरे मैक्सिको वाला नार्कोस आ गया है भैया, देख डालो मौके से पहले। दूसरा एपिसोड मैंने भी खत्म कर दिया है, फिर बातचीत भी करेंगे 3 ताल में। और अगला अंक जब आएगा तब मैं अमृतसर में रहूंगा, तो इस शहर के बारे में कुछ बता सकें तो कृपा होगी। खाने के स्थानों का रिकमेंडेशन मिल जाए तो क्या ही कहने। अरे भाई साहब, अमृतसर में देखो क्या है, अमृतसर एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे मशहूर चीजें, जैसे केसर दा ढाबा, ब्रावादी लस्सी, है ना। आप इन जगहों पे जा सकते हो जो देश भर में जाने जाते हैं इसी चीज के लिए कि वो अच्छे खाने की जगह, डेस्टिनेशन फूड। पर आप अगर अमृतसर में हैं, कहीं भी कुलचा खा लें, ये देखो, कहीं भी लस्सी पी लें, सब अगर आपको मछली पसंद है तो अमृतसर की फिश फ्राई, अमृतसर में मछली नंबर 1 है। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। मुझे पूरे पंजाब में सबसे अच्छी मछली बरतने वाले अमृतसर में मिले। पर पंजाब में वैसे मछली खाई उस इस तरह से खाई जाती है। अच्छा, लोग समझते हैं दिल्ली के सरदारों को देख के कि मछली कम खाई जाती है, लोग तो चिकन वाले ज्यादा। हाँ, बाय द वे पंजाब और गुजरात में वेजिटेरियन की संख्या लगभग बराबर है। अच्छा, नॉन वेजिटेरियंस जो है उतने ही कम गुजरात में है जितने की पंजाब में। पंजाब एक वेजिटेरियन स्टेट है, पश्चिम के जो स्टेट है वो वेजिटेरियन स्टेट है। पंजाब के बारे में कहा समझा जाता है कि पंजाब तो चिकन 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 होगा, और लोग भूल जाते हैं कि आर्य समाज का बड़ा आंदोलन रहा है वहाँ पे। हाँ, पंजाब में बहुत अमृतसर जो है खाने के लिए, आई थिंक पंजाब में सबसे नोवेल्टी एक मिठाई की दुकान है, उसके यहाँ ऐसा बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन लड्डू बनता है, जिसको नखून से छूने मात्र से वो ऐसे बिखर जाता है, जो एक असली लड्डू की पहचान है। हाँ, असली लड्डू पहचान यही नहीं, जैसे बोरा फट जाए और चीनी गिरने लगती है, धसक जाता है, मतलब एकदम दुरदुरा के धसक जाता है। अमृतसर में स्ट्रीट फूड का आनंद लें। अच्छा, अगर आपको नॉन वेजिटेरियन पसंद है तो पाए बहुत शानदार अमृतसर में बनते हैं जगह जगह पे, और उनको भी आप कुलचे के साथ में या लच्छे के साथ खा सकते हैं। जिस मौसम में आप जा रहे हैं, साग जोर मार रहा है और सरसों की नई फसल आ गई है। जोर तो मार रहा है, जो बोला ना आपने बस। तो पालक, सरसों, मूली और बथुए का घोटा हुआ साग और उसके साथ में रोटियां। जरूरी नहीं कि आप मक्के की रोटी खाएं, कतई जरूरी नहीं। मक्के की रोटी कई लोगों को पसंद नहीं आती है, एकदम मत खाओ। नॉर्मल रोटी के साथ खाओ, पराठे के साथ खा के देखो, नहीं समझ में आता है तो चावल पे, स्टीम्ड राइस पे, उबले हुए चावल पे साग रख के 2 चम्मच घी उस पे बरत के लपेट दो, दला दला के थाली में खाओ, क्या मजा आएगा। कुलचे तो मैं कमीने की तरह खाता हूँ, बट सिर्फ अमृतसर के। सुशील जी की चिट्ठी, इनका मुझे शहर का नाम नहीं पता, इन्होंने व्हाट्सएप पे सिर्फ इतना लिखा है, 57वें एपिसोड का न्यू वर्ड क्रिएटेड बाय बाबा ब्रो इज घिनास्टिक। ये बहुत पहले क्रिएट कर चुके हैं बाबा ब्रो और बहुत पॉपुलर कर दिए हैं। हाँ, घिनास्टिक। जय सिंह ने ये भी लिखा बुधवार को, पिछले बेबाक बुधवार के ठीक बाद,
उन्होंने लिखा कि ताऊ पिछले बेबाक बुधवार में धैर्य से पूरे स्पेसेस में अंत तक बने रहे, बाबा चुपके से निकल लिए और दूसरे स्पेसेस में पाए गए। ब्रूस वेन दूसरे स्पेसेस पर भी नजर रखता है। हाँ, अरे तो मैं एक स्पेसेस में था और फिर एक बहुत आवश्यक कॉल आया और उसको अटेंड किया। और आपको बताएं कि आपका स्पेसेस जब शुरू हुआ, उसके शुरू होने के 10 मिनट बाद तो मैं घर ही पहुंचा था। हाँ, तो जैसे तैसे आपाधापी में फिर उल्टा सीधा कुछ ठूसा, जल्दी से खाया और फिर ये लगा कि अब शयन आरती की तरफ चलना चाहिए। जाते जाते पलंग पे लेटने के बाद में एक बार ये सभी नवग्रहों को जो प्रणाम करता हूँ, तो उसमें व्हाट्सएप, उसमें फेसबुक, इंस्टा, ऑफिस का ईमेल, जीमेल, इन सबको निपटाते निपटाते ट्विटर साहब को भी प्रणाम करने, तो मैं 2 मिनट के लिए आया था। यूपी के ऊपर आजकल स्पेसेस में रात में चर्चा हो रही होती है और वही सुनने आया था, लेकिन फिर आखिर में समझ में आया कि ये टेलीविजन डिबेट की तरह वही पुराने लोग हैं और वही पुरानी बात है, इसलिए मैं वहां से धीरे से वीकिर हो गया। रूनू झा का हैदराबाद से चिट्ठी आई है और पाए तो वहाँ पे मिलते हैं अच्छे हैदराबाद में। इन्होंने लिखा है, जय हो, 3 ताल एपिसोड 57 बहुत ही बढ़िया है, मैं इतवार को सुनती हूँ। छठ महापर्व पर चर्चा सुन रही थी। मेरे घर में दादी छठ करती थी। घर का माहौल ऐसा होता था जैसे घर में शादी की तैयारी चल रही हो। खरना का प्रसाद, शाम पर घाट जाने का उत्साह, फिर देर रात तक जागना, सुबह घाट पर जाना, जैसे सब कुछ याद आ गया। बाबा, मैंने दोनों किताबें ऑर्डर कर ली हैं। जब आपने रेकमेंड किया उसके अगले ही दिन मन्नू भंडारी जी की खबर मिली। तौलिया वाले प्रसंग पर कहना चाहती हूँ कि ये एक दिन की बात नहीं होगी, स्त्री हर दिन पहले भी मरती रही होगी। मूढ़ी या मूरी ही लैया है, लैया पे इन्होंने कहा है, गरीब का बिस्कुट है। और एक बिंब है। हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण एजेंसी के अनुसार 3 ताल पॉडकास्ट सर्वश्रेष्ठ ही नहीं सर्वोत्तम है। ये वाह वाह वाह, यूनिसेफ। रोनू जी, आप ही ने बेबाक बुधवार में पुरजोर इस चीज की वकालत की थी कि छठ पे 3 ताल में विस्तार से चर्चा हो। तो आपने इस एपिसोड को सुना, छठ वाले को, हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपके कहने पे, आपके रिकमेंडेशन पे छठ पे दोबारा चर्चा हुई थी और आपको पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और ये बिम मुझे याद रह जाएगा कि मुरमुरा जो है वो गरीब का बिस्कुट है। हाँ, बहुत सुंदर लाइन है ये। आखिरी चिट्ठी आज की, और ये थोड़ी लंबी चिट्ठी है। इसमें जो जो चीज़ें इन्होंने कही हैं हमसे कि वो चाहते हैं इस पे बात हो, ज़रूर नहीं सब पे आज बात कर पाएँ, आगे भी कर लेंगे। जो अभी कर सकते हैं छोटा जो हो वो आज कर लेंगे। और पहली बार अनीश तिवारी ने हमें चिट्ठी लिखी। सुनते तो हैं, ये हमारे स्पेसेस में भी आते हैं। इन्होंने चिट्ठी पहली बार लिखी है और ये मैरी एस क्यूरी फेलो एंड PhD कैंडिडेट हैं, डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी आयरलैंड में रहते हैं। इन्होंने ये चिट्ठी लिखी हमें। बाबा, ताऊ और कुलदीप को जय हो। एक बेबाक बुधवार में कुलदीप से रूबरू हुए ही थे कि कुलदीप ने कह दिया कि अनीश स्पेसेस पर तो आते हैं मगर 3 ताल सुन पाते हैं या नहीं ये मुझे मालूम नहीं। पैराफ्रेज किया है, एग्जैक्ट शब्द मुझे याद नहीं है। तब मैंने सोचा कि पत्र लिखा जाए। वो गाना भी याद आया कि किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार भी करो, कहीं देर ना हो जाए। तो मसला यह है कि मैंने अब तक 9 एपिसोड मात्र सुने हैं। धीरे धीरे पहले के एपिसोड सुने जा रहे हैं। खाना बनाते वक्त, अकेले वॉक करते वक्त, बस ट्रेन की जर्नी के वक्त मैं 3 ताल सुनता हूँ। 3 लोगों को रेकमेंड भी किया है। मैं टाइम फ्रेम बता के रेकमेंड करता हूँ, जैसे कि 55वें एपिसोड के पहले 27 मिनट्स, उससे लोगों के सुनने का चांस बढ़ जाता है। खैर, न्योता वाले श्रोता में मेरा अनुभव ये रहा है कि लोग खांटी हिंदी में लिखते हैं, उनको सलाम। मैं ये पत्र उसी तरह की हिंदी में लिख रहा हूँ जिस तरह की हिंदी में बोलता हूँ। जितना मैं आप लोगों को जान पाया हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इससे कुछ खासी समस्या होगी। फिर भी लिखा पढ़ी के हिसाब से असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता हूँ कि आगे कहने के लिए न रहे कि फलाना बाबू मैंने कुछ लिख के भेज दिए। मैंने अपने बारे में ये महसूस किया है कि मुझे प्यार या स्नेह जताने में बड़ी असुविधा महसूस होती है। अमूमन मेरे दोस्तों को भी ये समस्या है। जैसे मैं कभी अपनी माँ को गले नहीं लगा पाया कंसिस्टेंट तरीके से। 1-2 बार लगाया तो काफ़ी ऑकवर्ड हो गया मामला। इतनी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझ पाएं कि ये लिखना मेरे लिए कितना मुश्किल है। तारीफ करना किसी इंसान की उसके सामने एटलीस्ट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मगर जितनी खुशी आप सब ने कलेक्टिवली मुझे दी है उसके लिए इतना तो बनता है। फिर चाहे वो ताऊ का अच्छी नींद को लेकर के ज्ञान हो या बाबा का अंतिम संस्कार के ऊपर पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन, पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल और अफगानी लोगों के प्लाइट वाले एपिसोड को मैंने बार बार सुना। 44वां एपिसोड था वो, इन्होंने लिखा है। आयरलैंड इंडिया इंस्टीट्यूट के अपने हिंदी भाषी कोलीग्स को रेकमेंड भी किया। अद्भुत किस्म का पैशन मुझे उसमें महसूस हुआ। पड़ोसी टाइप देश को लेकर
उस किस्म का मानवीय दृष्टिकोण इंडिया टुडे ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, ये जानकर भारतीय लोकतंत्र में मेरी निष्ठा लगभग 14% बढ़ गई। यकीन मानिए, मैंने मोबाइल फ़ोन सिरहाने रखकर सोना बंद कर दिया है। मैं जानता हूं कि कायदे से मुझे आप तीनों के बारे में सुंदर बातें लिखनी चाहिए, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुलदीप और ताऊ से 33% मोहब्बत ईच है, बस बाबा से 34% है। और इसका कारण मेरे हिसाब से सिर्फ इतना है कि बाबा की जो भाषा है वो हमारे पड़ोस में रहने वाली बड़ी आंटी की थी। क्या बात है। बड़ी आंटी फॉर रेफरेंस इलाहाबाद की थी, और मुझे घर बुलाकर वो ब्रेड रोल, चना दाल का पराठा और कटहल का ड्राई सब्जी खिलाती क्या थी। बात है, क्या बात है। बहुत छोटे की बात है, 2nd-3rd क्लास का। फिर एक पॉइंट के बाद आना जाना बंद हो गया, तो वो जो गैप तब से बना आ रहा था, बाबा के खाने से रिलेटेड बातों को सुन करके थोड़ा ऐसा लगा कि फिल हो रहा है, इसलिए इंक्लाइनेशन बाबा की तरफ 1% ज्यादा है। बहुत सही। मेरे लिए लोग 1% बर्बाद कर देते हैं हमेशा। हाँ, इसने 33 बोल देते हैं। हाँ, मेरे लिए बाबा वो गांव है जहां मैं कम जा पाया। उनका एक आंगन में बिही के पेड़ के नीचे वाली खटिया में लेटे एक चचेरे चाचा टाइप का वाइब है। हाँ, मीन मेक भी निकालते हैं, बात भी बताते हैं। बहुत समय है, बहुत किस्से हैं, निश्चल सी हंसी है, और बहुत सारा डीप रूटेड ज्ञान है विद एनेक्डोटल एविडेंस। ताऊ मेरे लिए एक महानगर है, उनमें एक मेट्रो सिटी जैसी ब्रेविटी है और एक एंट्रेंच्ड स्केप्टिज्म है। क्या बात है ना, जिसका मैं पर्सनली कायल हूँ। एक शॉट में क्लीन स्वीप कर देने वाली अदा है, लिंगों में खेल कर जाने का टैलेंट है, और गुस्सा ना करने का वरदान है। बाकी कुलदीप गांव नुमा बाबा और महानगर नुमा ताऊ को जोड़ता हुआ वो एक्सप्रेसवे है, जिसकी उपयोगिता का एहसास हर राज्य नुमा मीडिया हाउस को है ज़रूर, मगर वो बेचारे अपने केंद्र सरकार नुमा एडिटर इन चीफ से सैंक्शन नहीं करवा पा रहे हैं। अरे बाप रे, जबरदस्त मेटाफर। या क्या पता शायद करवाना भी ना चाहते हो, नॉट श्योर। कुल मिला जुला कर यही है, आप तीनों ने बहुत खुशी दी है, हंसाया है, सिखाया है। भगवान करे आप तीनों को और इस प्रोग्राम के पीछे वाले सारे लोगों को उसका 100 गुना वापस मिले। समय मिले तो किसी दिन आसान खाने की रेसिपीज पर बात कीजिए, अपने बैचलर लाइफ से जुड़ी हुई, या अगर ये हो चुका हो तो एपिसोड नंबर बता दीजिए, काफ़ी काम आएगा। इसको आज नहीं करेंगे अनीश भाई, क्योंकि ये बड़ा विषय है, इसको कभी और करेंगे विस्तार से। बिल्कुल। और एक बात मैं केवल इस पूरे पत्र में, अभी आखिरी चिट्ठी है, 2 लाइन बस, खत्म हो रहा है। दिल्ली जब भी आना हुआ तो खाने पर जाने की दरख्वास्त करेंगे और बिल स्प्लिट नहीं करवाएंगे, कसम सोन पापड़ी की। इतना ही था, ये लंबा है, इसको पब्लिकली नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, बस पढ़ लीजिएगा। बहुत दिनों बाद अपनी हिंदी में किसी को कुछ लिखा है, भूल चूक माफ, ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया और ढेर सारा प्यार। जय हो अनीश भाई, हिंदी बहुत अच्छी है, ऐसी हिंदी मुझे पसंद है। शुद्ध हिंदी जो बोलते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनसे सतर्क भी रहता हूँ। शुद्ध हिंदी वाले प्रायः गांव के चाचा होते हैं। राजनाथ सिंह भी शुद्ध हिंदी बोलते हैं। हाँ, बाबा कुछ तो मैं एक ही चीज़ कहना चाह रहा था इस पूरे पत्र में। इस पत्र में बहुत कुछ है बातचीत करने के लिए, लेकिन एक चीज़ पे मैं रुक गया। और अगर इस पत्र को लिखने के लिए आपको अतिरिक्त जतन, अतिरिक्त प्रयास करना पड़ा है, आप उस तरह के खुले व्यक्तित्व के नहीं हैं, आप अनुभव करके अनुभूतियों को अपने तय रखने वाले व्यक्ति अगर हैं, संकोची हैं कुल मिला के, तो यदि आपको हमारी वजह से, हमारे कारण से विवश होना पड़ा है, तो मुझे दुख भी हो रहा है और आनंद भी हो रहा है। ये मिश्रित भाव है। दुख इसलिए कि हम किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध पुश कर रहे हैं, और आनंद इसलिए कि इतना सुंदर पत्र आपने लिखा है और उस पुश के बाद ही वो आनंद आता है। तो आपको उस संकोच से निकालना और आपके संकोच को समझना, दोनों हमारा दायित्व है। हम आपके संकोच का सम्मान भी करते हैं और हम आपको उस संकोच से निकालने का प्रयास भी कर रहे हैं। और कतई ये नवैयत नहीं है, कतई ये इच्छा नहीं है कि आपको बदल दें, आपको अपने जैसा बना दें या आपके जैसे हो जाएं। आप जैसे हो, बहुत प्यारे हो, हम जैसे रहेंगे वैसे हैं, वैसे थे। तो पत्र लिखा, इतना सुंदर लिखा, और सोचिए आप नहीं लिखते तो इस व्यक्ति से तो हम मिलते ही नहीं जो आज हमें पत्र में मिला है। और आगे भी रिफ्लेक्ट करते रहिए। सबमिशन अपने देते रहिए। हाँ। और कभी महानगर में आइए तो महानगर के साथ बैठ के इस चाचा का घर में
खाना खाइएगा। चचेरे चाचा वो चचेरे चाचा। बहुत बारीक है वो। स्पिलिट विस्पिलिट नहीं करना पड़ेगा। आप भारत आइए, एक्सप्रेसवे पे आइए, वो आपको महानगर ले जाकर चचेरे चचा के साथ ड्राई कटहल का सब्जी हाँ। करवाएंगे। बिल्कुल, दाल भरिया तो पक्का खिलाएंगे। ठीक है, तो इस 58वें एपिसोड में तीन ताल के इतना ही। आखिर में वही जो मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे ठीहों पर तीन ताल है, बहुत सारे ठीहों पर आज तक रेडियो है। तीन ताल सुनने वालों को आज तक रेडियो के बाकी पॉडकास्ट भी सुन करके देखने चाहिए। 20 पॉडकास्ट हैं, ज़रूरी नहीं कि 20 आपको पसंद आएँ, पर तीन ताल के अलावा एक पॉडकास्ट ज़रूर ऐसा होगा जिसकी लत आपको लग सकती है, जो आप सुन सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। तो वो एक्सप्लोर करें कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में वो कौन सा पॉडकास्ट है जो आप सुन सकते हैं। वो हेल्थ का भी हो सकता है, कल्चर का भी, न्यूज़ एनालिसिस का भी, स्पोर्ट्स का भी हो सकता है। वो सब हम करते हैं, तो ज़रा वो भी सुने और ये कृपा दूसरे शोज़ पर भी बरसे जो तीन ताल पे बरसती है। इसके जो आपको पसंद नहीं आया तो जरूरी नहीं हाँ, कि वो मत सारे सुनो। आपको पसंद आए। हाँ। आप उसमें एक काम कर सकते हैं, जो आपको पसंद नहीं आया वो किसको पसंद आ सकता है उससे भेज दीजिए। हाँ, सही है। सिंपल। और ये स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पे और गूगल पॉडकास्ट पे जो सुनने वाले लोग हैं, इन सभी जगहों पर तो नहीं है रिव्यू जैसा सिस्टम। एप्पल पॉडकास्ट पे है, वहाँ पे रिव्यू अगर दे दें, मतलब 5 स्टार दे दें और अगर 2 मिनट एक 20-30 सेकंड निकाल के एक लाइन भी लिख दें, तो उससे होता ये है बस कि नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ के हिसाब से वो पॉडकास्ट ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। एल्गोरिदम इस तरीके की है कि ज़्यादा लोग जिससे इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा लोग जिस पे रिव्यू देते हैं, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। और आपको लग रहा है कि ये ठीक ठाक चीज़ कुछ यहाँ पे होती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, तो तीन ताल का कुनबा जो है वो और बड़ा और समृद्ध होगा। तो इसमें थोड़ी मदद करें और ऐसी ही ईमानदार प्रतिक्रियाएँ, आलोचनाएँ भी भेजते रहें। और भी कई चिट्ठियाँ इस बार आई थी जो हम नहीं ले सके, वो आगे लेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस बार नहीं ली, इस बार की आई हुई तो वो हमने मिस कर दी हैं, उनको सहेज कर रख लिया है। आज इस एपिसोड में ढेर सारी चिट्ठियाँ थी, इसलिए उनमें से कुछ चिट्ठियाँ आगे के लिए बचा ली हैं। तो हमारा फीडबैक सिस्टम है radio@aajtak.com, ये ईमेल आईडी है। अनीश ने ईमेल पर ही भेजा, व्हाट्सएप पे नहीं भेजा, मुझे अच्छा लगा। ईमेल पे चिट्ठियाँ आती हैं, मुझे पढ़ करके अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। मेरा बायस अभी भी ईमेल के लिए है। हमारा भी। हाँ, तो वहाँ पे चिट्ठियाँ आती हैं तो वो वहाँ क्विक नहीं है कुछ भी, थोड़ा विस्तार है, ठहर के लिखा गया है, ऐसा लगता है कि समय निकाल के लिखा गया है। और व्हाट्सएप नंबर तो है ही 9953323303। एक तीन तालियों का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप बता दें, एक बार लिख दें कि भैया हमें भी जोड़ लो। वरना हमने एक वो कोडवर्ड बनाया था पहले, मैं भी तीन तालिया, अगर आप ये लिख लेंगे तो हम आपको उस ग्रुप में जोड़ लेंगे। और वहाँ भी ऐसी बतकही चला करती है, मौज होती रहे। तो अगले 59वें एपिसोड में फिर अब मुलाकात होगी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।